तो लीजिए सुनिए ग्रहदाव का द्वितीय अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 1 महीना के करीब बीत गया। केदार बाबू राजी हो गए और अगले रविवार को महीम से अचला की शादी होगी। उस दिन सुरेश जैसी हरकत कर गया वह सचमुच ही केदार बाबू के कलेजे में चुभी थी। लेकिन यह नहीं कि उसी अपमान को तौलकर अंत में महीम पर प्रसन्न होकर उन्होंने हामी भरी हो। सुरेश खुद ही जाने कहाँ गायब हो गया और तब से आज तक उसका कोई पता ही नहीं। ऐसा सुनने में आया वह कहीं पश्चिम चला गया, कब लौटेगा कोई नहीं जानता। उसी दिन अपनी रुलाई दबाने के लिए अचला जब कमरे से बाहर चली गई तो बड़ी देर तक शाह मुँह किए तीनों जने बैठे रहे। फिर बात पहले सुरेश ने ही की। केदार बाबू की तरफ मुखातिब होकर उसने कहा, अगर आपको आपत्ति ना हो तो आपके सामने ही मैं आपकी लड़की से 2-1 बातें कहना चाहता हूँ। केदार बाबू ने कहा, बखूबी, तुम बात कहोगे, इसमें आपत्ति कैसे सुरेश, यह तो सब बचपने की बात है। तो फिर उसे बुलाइए, मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं है। उसके चेहरे और कंठ स्वर की गंभीरता से केदार बाबू के मन में शंका हुई और ज़बरदस्ती जरा हंसकर फिर वहीं टेक ले बैठे। सब लड़कपन है, उसे जरा संभलने का मौका दिए बिना। समझ गए सुरेश, यह प्लेग के नाम से ही औरत का जी ठहराना, सुना नहीं कि होश उड़ जाता है, समझे। किसी तरह की कैफियत पर ध्यान देने जैसी मन की अवस्था सुरेश की ना थी। वह अधीर होकर बोल उठा, सच मानिए इंतजार करने का मेरे पास वक्त नहीं। सो तो है, सो तो। अरे कौन है, कहकर उन्होंने आवाज़ दी और कनखियों से महीम को देखा। महीम ने खड़े होकर नमस्ते किया और चुपचाप बाहर चला गया। केदार बाबू जब अचला को बुलाकर ले आए तब पश्चिम के झरोके दरवाजे से तीसरे पहर के सूरज की रंगीन किरणें कमरे भर में भर गई। उस आभा में निखरी हुई इस युवती के दुबले पतले छरहरे बदन की ओर देखकर पल भर के लिए सुरेश के कुड़े मन में एक मोह और पुलक का स्पर्श खेल गया, लेकिन वह स्थायी ना हो सका। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही उसका वह भाव तुरंत ही काफूर हो गया। फिर भी उससे आंखें हटाते ना बना। आप पलक उसे देखते हुए स्तब्ध बैठा रहा। अचला के मुंह पर आसमान का प्रकाश नहीं पड़ रहा था, पर सामने की दीवार से छिटक कर आती हुई ज्योति से उसका मुखड़ा सुरेश को ब्रोंज की कठोर मूर्ति सा लगा। उसने साफ देखा कि कैसी एक गहरी वितृष्णा ने उसकी सारी मधुरता, सारी कोमलता सोख लिया है। उसके मुख की एक एक रेखा तक को अधिक दृढ़ता से एक बारगी धातु की तरह सख्त कर दिया कि अचानक केदार बाबू के एक गहरे निश्वास के आघात से सुरेश चौंक गया और सीधा बैठ गया। केदार बाबू ने फिर अपनी पुरानी बात दोहराई, सब पागलपन, किससे कहूँ मैं सोच ही नहीं पाता। अचला को लक्ष्य करके सुरेश खासी गंभीरता से बोला, आप जो कह गई वही ठीक है। अचला ने सिर हिलाकर कहा, इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। अचला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। खून के एक उबाल ने आग की झलक सा सुरेश के आंख मुंह को चमका दिया, लेकिन वह आवाज़ को संयत करके ही बोला, जब मेरी जान ही की कोई कीमत नहीं तभी मैं समझ रहा था। उसकी छाती उस समय अंदर से जल रही थी। कुछ देर स्थिर रहकर फिर बोला, अच्छा यह पूछता हूँ कि मैं ही क्या पहला शिकार हूँ या और भी बहुत से लोग इस फंदे में फंसकर सिर मुड़वा चुके हैं। असहनीय विस्मय से अचला ने आंखें बड़ी बड़ी करके देखा। सुरेश ने केदार बाबू से कहा, सुना है बाप बेटी मिलकर शिकार फंसाने का व्यापार विलायत में नया नहीं है, मगर आपसे मैं यह कह देता हूँ केदार बाबू, आपको किसी दिन जेल जाना पड़ेगा। केदार बाबू चीख उठे, तुम यह सब क्या कह रहे हो सुरेश? सुरेश ने उसी दृढ़ता के साथ कहा, चुप भी रहिए केदार बाबू, ये थिएटर का अभिनय बहुत दिनों से चल रहा है ना, पुराना पड़ गया, अब मैं इससे बहलने का नहीं। रुपए मेरे गए बला से, बदले में मैं सबक भी कम नहीं मिला, मगर यही अंतिम हो। अचला रो उठी, आपने इसके रुपए क्यों लिए बाबूजी? केदार बाबू एक टुकड़ा सादा कागज लिए इधर उधर हाथ बढ़ाते रहे। आखिरकार एक पुराने अखबार को उठाकर चिल्ला उठे, मैं अभी हैंड नोट लिखे देता हूँ। सुरेश ने कहा, रहने दीजिए, इस लिखा पढ़ी की ज़रूरत नहीं। आप कैसे रुपए चुकाएंगे सो मैं जानता हूँ, लेकिन उस थोड़े से रुपयों के लिए नालिश करके मैं अदालत में खड़ा ना हो सकूँगा। जवाब देने के लिए केदार बाबू लगातार होठ हिलाने लगे, पर एक भी शब्द ना निकला। सुरेश ने घूमकर अचला की तरफ देखा। उसके पीले पड़े चेहरे और गीली आंखों को देखकर उसे बूंद भर न आई, बल्कि अंदर की ज्वाला 100 गुनी बढ़ गई। वह पैशाचिक निष्ठुरता से बोल उठा, गर्व करने लायक तुम में है क्या अचला? यह तो मुँह की श्री और यही लकड़ी का शरीर, यही रंग, फिर भी मैं लट्टू था। वह क्या तुम्हारे रूप से? ऐसा ख्याल भी मत करना।
पिता के सामने ऐसे बेहया अपमान से अचला दुख और घृणा से दोनों हाथों में आंखें छिपाकर कोच पर औंधी पड़ गई। सुरेश ने खड़े होकर कहा, भ्राम को मैं फूटी आंखों नहीं देख सकता, और जिनकी छाया छू बनने से मुझे नफरत होती थी, उनके घर में कदम रखते ही जब मेरे आजन्म के संस्कार सदा का विद्वेष एक पल में धुल गया, तभी मुझे शंका होनी चाहिए थी कि यह जादू है। मुझ पर जो बीता बीते, परंतु जाते समय मैं आप लोगों को हजारों धन्यवाद दिए बिना नहीं जा सकता। धन्यवाद अचला। अचला मुंह बिना उठाई रुंधे स्वर में बोल उठी, पिताजी उन्हें चुप रहने को कहिए, हम पेड़ के नीचे रहेंगे वह भी अच्छा, मगर आपने उनका जो लिया है लौटा दीजिए। सुरेश, पेड़ के नीचे? कभी तुम लोगों को वह भी नसीब नहीं होगा, कहे देता हूँ। उस दिन मुझे स्मरण करना, कहकर वह उत्तर की राह देखे बिना ही जल्दी से चला गया। केदार कुछ देर चुप रहे, फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, उफ, कैसा खतरनाक आदमी है। ऐसा लगता तो मैं उसे घर में कदम भी नहीं रखने देता। पिता की बात उसके कानों पहुंची, पर वह कुछ बोली नहीं। औंधी पड़ी जैसी रो रही थी, वैसी ही पड़ी आंसू से अपनी छाती को भिगो रही थी। पास ही बैठे केदार बाबू सब देखते रहे, लेकिन दिलासे का एक शब्द भी कहने का साहस नहीं हुआ। शाम हो गई, बहरा गैस की बत्ती जलाने आया, तभी अचला चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। महिम को लेकिन यह सब कुछ ना मालूम हो पाया। सिर्फ उस दिन जब अंततः केदार बाबू ने अपनी बेटी के साथ उसके विवाह की सम्मति दी, तो वह कुछ देर के लिए विहल होकर स्तब्ध बैठा रहा। बहुत तरह की बातें, शंकाएं उसके मन में उठी जरूर, पर अपने इस सौभाग्य का खुद सुरेश ही मूल कारण है, इसकी कल्पना तक उसके मन में न उठ सकी। अचला के प्रति स्नेह, प्रेम और करुणा से उसका हृदय परिपूर्ण हो उठा, मगर वह सदा से मौन प्रवृत्ति का आदमी ठहरा। आवेग और उच्छ्वास कभी प्रकट नहीं कर पाता भी, तो भी वह उसकी जबान के लिए अप्रत्याशित विचित्र सा आचरण लोगों की नज़र में लगता। बल्कि शाम को अकेले में केदार बाबू से कुछ बातें करके उसे मामूली सा नमस्कार भी न कर सका। बात केदार बाबू ने खुद उठाई थी। प्रसंग उठाने से लेकर ब्याह की सम्मति, यहाँ तक कि दिन तय करना, सब अकेले उन्होंने ही किया, मगर सब कुछ जैसे निरुपाय होकर किया। उनके चेहरे पर उत्साह और उमंग की झलक तक न आई। फिर भी दिन बीतने लगे और ब्याह का दिन आ गया। परसों विवाह, मगर लड़की के विवाह में धूमधाम नहीं करूँगा, यह निश्चय कर चुके थे, इसलिए आयोजन जितना चुपचाप हो सके उसमें कसर न रखे। आज तीसरे पहर भी वे यथा समय चाय पीने बैठे। कोई सिलाई लेकर अचला पास ही एक कोच पर बैठी थी। बहुत तकलीफ में दिन काटते हुए इन कई दिनों से जो शांति उसके मन में विराज थी, उसकी हल्की आभा से उसका पीला मुखड़ा मध्यम चांदी सा ही स्निग्ध दिख पड़ा था। चाय पीते पीते केदार बाबू बीच बीच में यही देख रहे थे। झगड़कर सुरेश के चले जाने के बाद से मनहूसियत से ही दिन कट रहे थे। लौटकर वह क्या करेगा ना करेगा, इसकी एक दुश्चिंता थी। फिर भी इस संबंध में अपना क्या कर्तव्य है, हैंड नोट लिख देना या रुपया चुका देना और कहीं से कर्ज लें, अथवा इसकी जिम्मेदारी महिम के कंधों पर लाद देना। सोच सोचकर कोई किनारा नहीं पा रहे थे, जबकि कुछ करना जरूरी है। सुरेश के गायब हो जाने पर दुहाई नहीं चलने की, या बेटी की तरह अपनी धुन में मग्न होकर आंखें मूंद लेने से आफत तो नहीं टलेगी, इसे वे खूब समझते थे। निराश प्रेम अचानक एक दिन चंगा हो उठेगा। उस दिन आकर चारों तरफ यह बात फैलाकर हंगामा खड़ा कर देगा, और जो रुपया उसने चेक से दिया है, लिहाजा अदालत में इनकार करना मुश्किल होगा। यह सब सोचकर वे निस्संदेह हो उठे थे, लेकिन बेटी इस बारे में राय सलाह की कोई गुंजाइश न थी। सुरेश का जिक्र करने में भी उन्हें डर सा लगता था। अभी अचला के शांत स्थिर मुख की छवि को देख देखकर उन्हें जलन सी हो रही थी। उनके सारे दुखों की जड़ यह लड़की ही है, जबकि कैसी सुविधा हो गई थी और भविष्य में जाने कितनी होती। जो निर्दयी बेटी बाप के बारंबार मना करने पर भी उनके सुख दुख का ख्याल न कर सकी, सब गुड़ गोबर कर दिया। उस स्वार्थी संतान पर उनका छिपा क्रोध जब तब अभिशाप बनकर यही कामना करता, जिसमें उसे इसका फल मिले, जिससे किसी दिन उसे रो रो कर कहना पड़े कि तुम्हारे खिलाफ जाने की सजा भोग रही हूँ पिताजी। जहाँ तक लड़के का सवाल है, महिम सुरेश से कहीं अधिक वांछनीय है। यह धारणा उनके जी में ऐसी जम गई थी कि उससे नाता टूट जाने के बाद भी वे बड़ा नुकसान मान रहे थे। मन में उन्हें उस पर क्रोध ना था। इतना कुछ गुजर चुकने के बाद भी अगर उसे फिर से पाने का कोई उपाय होता तो इस शादी को तोड़ देने के उपाय में भी जरा देर न लगाते, मगर अब कोई उपाय नहीं था। अचला के सामने तो उसका आभास करने का भी उपाय नहीं था।
सिलाई करते करते अचानक सिर उठाकर अचला ने कहा, सुरेश बाबू के बारे में पढ़ा? अचला की जबान पर सुरेश का नाम। केदार बाबू ने चौंक कर उधर देखा। अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सुबह का अखबार मेज पर पड़ा था। अचला ने उसे उठाकर फिर से वही पूछा। अखबार पर सवेरे उन्होंने जहाँ तहाँ नज़र फिरी थी, लेकिन किसी और खबर के लिए वैसी दिलचस्पी इस समय उन्हें नहीं थी। बोले, कौन सुरेश? अखबार में उस समाचार को ढूंढते हुए अचला बोली, शायद अपने ही सुरेश बाबू हैं। केदार बाबू ने अचरज से दोनों आंखें फाड़ ली। बोले, अपने सुरेश बाबू? क्या किया उन्होंने? कहाँ हैं वे? अचला अखबार का वह स्थल पिता के हाथ पर रखते हुए बोली, पढ़कर देख लो। चश्मे के लिए जेब टटोलते हुए केदार बाबू बोले, चश्मा शायद मैं कमरे में ही छोड़ आया। तुम ही पढ़ो, क्या माजरा है? अचला ने पढ़कर सुनाया। फैजाबाद से किसी सज्जन ने पत्र लिखा है। उस दिन शहर के गरीबों के मोहल्ले में जोरों की आग लग गई। एक तो प्लेग फैला है, तिस पर यह दुर्घटना। लोगों के कष्ट की कोई सीमा न रही। कुछ दिनों से सुरेश नाम के एक भद्र युवक यहाँ आकर रुपए पैसे, दवाई और शारीरिक श्रम लगाकर रोगियों की सेवा कर रहे हैं। इस मुसीबत के समय उन्हें खबर मिली कि कोई बीमार औरत किसी जलते हुए घर के अंदर गिर गई। उसे बचाने वाला कोई नहीं। संवाददाता ने इसके बाद लिखा, उस बेचारी की जान बचाने के लिए किसी प्रकार से वह दुस्साहसिक बंगाली युवक अपनी जान को हथेली में रखकर दहकती आग में कूद पड़ा, आदि इत्यादि। पढ़ना खत्म हुआ। केदार बाबू बड़ी देर तक चुप बैठे रहे, फिर एक निश्वास छोड़कर बोले, लेकिन यह अपना ही सुरेश है, तुम्हें कैसे पता? अचला ने शांत भाव से कहा, हाँ, ये वही अपने ही सुरेश बाबू हैं। केदार बाबू फिर चौंक उठे। शायद अपने आ जाने ने ही अचला के मुंह से इस अपने शब्द पर ज़्यादा जोर पड़ गया था। हो सकता है निश्चित विश्वास जताने के लिए, पर केदार बाबू के कलेजे में वह और भी प्रकार से लगा। और डूबता हुआ सा आदमी जैसे तिनका पकड़ने के लिए दोनों हाथ बढ़ा देता है, ठीक वैसे ही बूढ़े पिता ने बेटी के मुंह की इस बात को बड़े आग्रह से कलेजे में धर लिया। यही एक बात उनके कानों पलक मारती कितनी क्या असंभव संभावनाओं का द्वार खोल गई, जिसकी सीमा नहीं। इतने दिनों के बाद आज उनका मुखड़ा एकाएक आशा के आनंद से उद्भासित हो उठा। बोले, अच्छा बेटी, तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता कि? पिता के को हठात थम जाते देख अचला ने उनकी ओर देखकर पूछा, क्या नहीं लगता बाबूजी? केदार बाबू सावधानी से बढ़ने की नीयत से मुंह की बात को दबा गए। बोले, तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता सुरेश हम लोगों के साथ जो व्यवहार कर गया उसके लिए वह बहुत ही अनुतप्त है? हाँ पिताजी, मुझे ऐसा लगता है। केदार बाबू जोर से सिर हिलाकर बोले, जरूर जरूर, 100 बार ऐसा ना होता तो वह इस तरह भाग ना जाता। कहाँ कि कोई मामूली स्त्री को बचाने के लिए आग के मुंह में कूद गया। मुझे ऐसा लगता है वह सिर्फ अफसोस से जल मरने के लिए गया था। सच है ना बेटी? पिताजी की बात के ठीक जवाब को टालकर अचला धीरे से बोली, दूसरे को बचाने के लिए वे कई बार अपनी जान खतरे में डाल चुके हैं। केदार बाबू को वह बात अच्छी न लगी। बोले, वह और बात है अचला, यह आग में कूदना, मौत को सीधे गले लगाना, दोनों का फ़र्क नहीं समझती? अचला ने बात नहीं काटी। कहा, जी हाँ, सो तो है, लेकिन जो बड़े दिल वाले होते हैं वे किसी भी अवस्था में औरों की मुसीबत की घड़ी में अपनी मुसीबत भूल जाते हैं। केदार बाबू उत्साह से उछल पड़े। दमकते स्वर में बोले, ठीक कहती हो। तभी तो मैं तुमसे कहता हूँ, सुरेश एक महत प्राण व्यक्ति है। उससे क्या किसी की तुलना की जा सकती है? इतने तो लोग हैं, मगर कौन किसकी बात पर जान पर 5-5 हज़ार रुपये तुरंत दे देता है? उसने जो भी चाहे किया, बड़े दुख से ही कर बैठा। यह मैं शपथ लेकर कह सकता हूँ। मगर शपथ की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह सत्य अचला खुद जितना जानती थी, उसका 100वां हिस्सा भी वे नहीं जानते थे। लेकिन वह जवाब न दे सकी। आंखों की लज्जा कहीं खुल जाए, इस डर से गर्दन झुकाकर वह मौन ही रही। लेकिन बूढ़े की प्यासी आंखों से वह बच न सकी। वे पुलकित हृदय से कहने लगे, आखिर आदमी देवता तो नहीं, वह आदमी ही है। उसका शरीर दोष गुणमय है, लेकिन इसलिए उसकी दुर्बल क्षणिक उत्तेजना को उसका स्वभाव नहीं मान लेना चाहिए। बाहरी लोग जो चाहे सो करें, मगर वह हम लोग भी अगर उसी को उसका दोष कहें तो हमें और उसमें फ़र्क क्या बता? धनी तो बहुत तेरे पड़े हैं, पर इस तरह से देना कौन जानता है? क्या लिखा है जरा एक बार फिर पढ़ तो बेटी। आग से उसे सुरक्षित निकाल लाया। ओह, कितना महान प्राणी है, देवता और कहते किसे हैं? कहकर उन्होंने लंबा निश्वास छोड़ा। अचला वैसे ही सिर झुकाए बैठी रही। केदार बाबू कुछ देर स्तब्ध बैठे रहे, फिर बोल उठे, अच्छा, तार भेजकर उसका कुशल मंगल मांगना क्या उचित नहीं? उसकी इस मुसीबत में भी क्या नाराज रहना ठीक है? अचला ने सिर उठाकर कहा, मगर हमें उनका पता जो नहीं मालूम। केदार बाबू बोले, पता फैजाबाद में ऐसा भी कोई है जो आज अपने सुरेश को नहीं पहचानता?
उस पर मुझे बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन अब मेरे मन में कुछ भी नहीं है। एक तार लिखकर तुरंत भेज दो बेटी, उसके कुशल के लिए मैं व्यग्र हो उठा। अभी भेज देती हूँ बाबूजी। वह तार का कागज लाने के लिए निकली कि खुद सुरेश सामने आ खड़ा हुआ। हृदय में गहरा दुख ढोने की थकावट इतनी जल्दी मनुष्य के मुखड़े को सुखा और श्रीहीन कर देती है, अपने जीवन में अचला ने यही पहली बार देखा। वह चौंक उठी। कुछ देर तक किसी के भी मुंह से कोई बात नहीं निकली। उसके बाद वह बोली, बाबूजी बैठे हैं, चलिए अंदर चलिए। फैजाबाद से कब आए, अच्छे तो हैं? अपने अनजाने उसकी बातों में कितना स्नेह झलक गया वह खुद न समझ सकी। लेकिन सुरेश तो मानो टूट पड़ने को हो गया। फिर भी उसने अपने पिछले दिनों के कठोर सबक को बेकार नहीं होने दिया। तुरंत उन दोनों के रंगे चरणों में घुटने टेककर अपना सारा कुछ उड़ेल देने की दुर्जय आकांक्षा को जी जान से दमन करके बड़े संभ्रम के साथ बोला, मेरे फैजाबाद जाने की बात को आपने कैसे जाना? अचला ने वैसे ही स्नेह भीगे स्वर में कहा, अखबार में पढ़कर। बाबूजी तुरंत मुझे तार भेजने को कह रहे थे, आपके लिए वे बड़े बेचैन हो उठे, चलिए उनसे जरा भेंट कर लीजिए। कहकर उसने मुड़ने की चेष्टा की, तभी सुरेश बोला, वे बेचैन हो सकते हैं, मगर तुमने मुझे कैसे माफ़ किया अचला? अचला के होठों पर हल्की सी हंसी दिखाई दी। बोली, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एक दिन के लिए भी आप पर गुस्सा नहीं किया। आइए अंदर आइए। सुरेश ने जब बताया कि वह महिम के पत्र में शादी की खबर पाकर ही जल्दी जल्दी आ गया है, तब केदार बाबू शर्म से चंचल हो उठे, मगर अचला के चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। सुरेश बोला, महिम के विवाह में मेरे आए बिना कैसे काम होगा, वरना और कुछ दिन अस्पताल में रहता तो ठीक था। अस्पताल में क्यों सुरेश? केदार बाबू ने उतावली से पूछा। जी कुछ खास नहीं, लेकिन शरीर ठीक ना था। केदार बाबू निश्चिंत होकर बोले, इसके लिए ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। अचला ने जब अखबार से तुम्हारी अलौकिक कहानी पढ़कर सुनाई, तब क्या बताऊँ तुमसे, आनंद और गर्व से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मन ही मन कहा, हे ईश्वर, मैं धन्य हूँ कि ऐसे आदमी का बंधु हूँ। उन्होंने हाथ जोड़कर कपाल से लगाया। कुछ रुककर बोले, मगर यह भी कहूँ, बार बार अपनी जान को खतरे में ना डालना भी क्या ठीक है? एक साधारण से प्राण को बचाने में अगर ऐसा महत प्राण चला जाता तो संसार का ज़्यादा नुकसान नहीं होता? क्या नुकसान होता? कहकर सल्लज भाव से नज़र घुमाते हुए देखा। अचला अब तक एक टक उसके चेहरे की तरफ ताक रही थी, अब उसने नजरें झुका ली। केदार बाबू बार बार कहने लगे, ऐसी बात जबान पर भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के दिल में इससे कितनी चोट लगती है इसका ठिकाना नहीं। सुरेश हंसने लगा, बोला, अपना तो कोई नहीं है केदार बाबू, मैं केवल एक फूफी है मेरे साथ, मेरे गुजर जाने से उन्हीं को शायद तकलीफ होगी। यह बात सुरेश ने हंसते हुए कहा, जिसे सुनकर केदार बाबू की आंखें गीली हो गई कि उसका कोई नहीं है। बोले, केवल फूफी को ही कष्ट होगा सुरेश? नहीं, इस बूढ़े को भी कुछ कम कष्ट नहीं होगा बेटे। खैर, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक अपने शरीर की हिफाजत रखो सुरेश, यही मेरा एकांत अनुरोध है। घड़ी में रात के 10 बजे लौटने को तैयार होकर अचानक हाथ जोड़कर उसने कहा, एक विनती है मेरी। महिम का विवाह तो मेरे ही घर से होगा, यही तय हुआ है, लेकिन वह तो परसों होगा, कल रात भी, लेकिन इस नाचीज के घर चरणों की धूल देनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे यह यकीन न आएगा कि मुझे माफ़ी मिली है। कहिए, यह भीग देंगे आप? झुककर वह केदार बाबू के पैरों की धूल लेने पड़ा। केदार बाबू हड़बड़ी में जबरदस्ती उसे रोकने लगे, तभी उसकी अस्फुट आह से उछल पड़े। पीठ पर मामूली जल जाने के कारण पट्टी बंधी थी, जिसे ऊनी चादर डालकर सुरेश ने उसे छिपा रखा था। अनजाने में खींचातानी करते समय उसकी पट्टी ही खिसका दी। खुले जख्म को देखकर केदार बाबू डर से चीख पड़े। बिजली की तरह झट अचला आ पहुंची और पट्टी को थाम कर बोली, ठहरिए, मैं ठीक से बांध देती हूँ। सुरेश को बगल के सोफे पर बैठाकर जतन से पट्टी बांधने लगी। केदार बाबू धप से अपनी कुर्सी पर बैठ गए, आंखें बंद कर ली और बड़ी देर तक उनके मुंह से शब्द न निकला। कोच की पीठ पर दोनों कोने टेक कर पीछे खड़ी अचला को पट्टी बांधते देखते रहे। देखते ही देखते उसकी दोनों आंखें भर उठी और धीरे मोती जैसी बूंदें एक एक करके टपकने लगी, लेकिन सुरेश कुछ भी न देख पाया। इधर उसका ध्यान ही न था, वह केवल निम्लित नयनों स्थिर बैठा रहा, अपने अपार प्रेम की अधिकारिणी के कोमल हाथों से करुण स्पर्श का हृदय अनुभव करता रहा। किसी कदर अपने आंसू पहुंचकर बीच में अचला ने चुपचाप कहा, आज मेरे आगे आपको एक प्रतिज्ञा करनी होगी। सुरेश का ध्यान टूटा, वह चौंका, लेकिन उसने भी उसी कोमलता से पूछा, कैसी प्रतिज्ञा? इस प्रकार से आप अपनी जान नहीं बर्बाद कर सकते। लेकिन जान देने तो मैं जानकर नहीं गया था।
दूसरे की मुसीबत में मुझे होश हवास नहीं रहता। यह तो मेरे बचपन का स्वभाव है अचला। अचला ने बात नहीं काटी, लेकिन साथ ही उसके हृदय से एक विश्वास छूट गया। सुरेश को उसकी खाक भी खबर न हुई। पट्टी बंध गई तो सुरेश ने खड़े होकर कहा, कल लेकिन इस गरीब के घर पैरों की धूल देनी पड़ेगी। उसकी आंखें भर आई, पर आवाज में कोई व्याकुलता नहीं झलकी। सिर हिलाकर अचला ने कहा, अच्छा। केदार बाबू को नमस्कार करके सुरेश ने हंसकर कहा, देखिए निराश न कीजिएगा। फिर एक बार अचला की तरफ ताककर अपना निवेदन चुपचाप बताकर वह धीरे धीरे चला गया। दूसरे दिन समय पर सुरेश की गाड़ी पहुंच गई। केदार बाबू तैयार थे, बेटी के साथ न्योते पर चल पड़े। सुरेश के फाटक के अंदर दाखिल होते ही केदार बाबू दंग रह गए। सुरेश बड़ा आदमी है यह मालूम था, लेकिन कितना बड़ा केवल अंदाज से इसका अनुमान करते थे। आज इस बात से वे निश्चिंत हो गए। सुरेश ने आकर दोनों का स्वागत किया, हंसकर बोला, महिम की जिद लेकिन तोड़ी ना जा सकी। कल दोपहर से पहले इस घर में कदम रखने को वह हरगिज तैयार नहीं। केदार बाबू ने इस बात का भी जवाब नहीं दिया। तीनों जने बैठक में पहुंचे और एक प्रौढ़ा स्त्री दरवाजे की ओर से अंदर आकर अचला का हाथ पकड़कर उसे भीतर लिवा ले गई। उनके कमरे के फर्श पर एक कालीन बिछा था। वहीं पर आदर से अचला को बैठा अपना परिचय दिया। रिश्ते में मैं तुम्हारी सास होती हूँ बहू, मैं महिम की फूफी हूँ। अचला ने प्रणाम करके उनके पैरों की धूल ली। अचरज से उनकी तरफ देखकर पूछा, आप यहाँ कब आई? महिम की फूफी है, इसका उसे पता न था। प्रौढ़ा उसके अचरज का कारण समझ गई, हंसकर बोली, मैं यहीं रहती हूँ बिटिया, मैं सुरेश की फूफी हूँ। महिम भी तो पराया नहीं, इसलिए उसकी भी फूफी लगती हूँ। उनके स्वाभाविक कोमल स्वर में ऐसा ही स्नेह और हार्दिकता जाहिर हुई कि अचला का हृदय आलोड़ित हो उठा। उसकी माँ नहीं है जो इस कमी को जरा भी पूरा करे, ऐसी कोई औरत भी घर में नहीं रही। होश होने पर पिता के स्नेह में पली, लेकिन उस स्नेह ने उसके हृदय के कितने अंश को खाली रख छोड़ा था, वह एक पल में साफ झलक पड़ा। जब पराए घर की पराई फूफी ने बहू कहकर उसे आदर से बैठाया और शुरू में इस नए संबोधन से वह शर्मा गई थी, पर इसकी मधुरता, इसका गौरव उसके नारी हृदय की अतल गहराई में देर तक गूंजता रहा। देखते ही देखते दोनों में बातों का सिलसिला जम गया। अचला ने लजाते हुए पूछा, अच्छा फूफी, आपने तो मुझे अपने पास बैठाया, ब्राह्म लड़की के नाते घृणा तो नहीं की? फूफी ने झट अपनी उंगली के छोर से उसके चिबुक का चुंबन लेते हुए कहा, तुमसे घृणा क्यों करूं बेटू? चूंकि हम हिंदू हैं इसलिए क्या ऐसे निर्बोध इतने हीन हैं बहू की अलग धर्म के नाते तुम्हारी जैसी लड़की को पास बैठाने में हिचके? घृणा तो दूर की बात है। अचला को बड़ी शर्म आई, बोली, मुझे माफ़ करें फूफी, मुझे मालूम नहीं था। अपने समाज के बाहर की किसी स्त्री से मैं कभी मिल ही नहीं पाई, केवल सुना था कि वे हमसे बहुत घृणा करती हैं, यहाँ तक कि साथ बैठने या खड़े होने पर भी उन्हें स्नान करना पड़ता है। फूफी ने कहा, वह घृणा नहीं है बेटी, वह एक आचार है। हमारे बाहरी आचरण देखकर बहुत बार हम ऐसी ही लगती हैं, पर सच मानो वास्तव में घृणा हम किसी से नहीं करती। हमारे गांव में बागधी चाची अभी जिंदा है, उसे मैं कितना चाहती हूँ कह नहीं सकती। कुछ क्षण रुककर बोली, अच्छा तुमसे एक बात पूछूं? सुरेश की बातचीत से या आज मुझे देखकर तुम्हें इसकी याद आई? सुरेश का जिक्र आ गया सो अचला धीरे बोली, हाँ एक बार उन्होंने भी कहा था। फूफी ने कहा, उनकी यही आदत है, कुछ ख्याल आए कि बस खैर नहीं, चारों तरफ वही कहता फिरेगा। ब्राह्मणों से कभी मिले बिना ही उसने सोच लिया कि वह उनसे बहुत घृणा करता है। इसी बात पर कितनी बार महिम से लड़ाई होते होते रही, मगर मैंने ही तो उसे एक प्रकार से पाला है, पर मैं जानती हूँ कि वह किसी से घृणा नहीं करता, करने की मजाल भी नहीं। यही समझो ना, जिस रोज़ से उसने तुम लोगों को देखा, लेकिन अपनी बात वे पूरी न कर सकी। अचला के मुंह पर नज़र पड़ते ही सहसा थम गई। फूफी उन दोनों के संबंध के बारे में कहाँ तक जानती है यह ना समझते हुए भी अचला को संदेह हुआ कि कम से कम कुछ तो फूफी जानती है। कुछ क्षण के लिए दोनों चुप हो ही रहीं। अपनी क्षणिक शर्म को दबाकर अचला ने दूसरी बात छेड़ दी, कहा, सुरेश बाबू को क्या आपने ही पाला था फूफी? आवेग विभोर होकर फूफी ने कहा, हाँ बेटी मैंने ही तो पाला है। 2 ही साल की उम्र में माँ बाप को खो बैठा था, मेरा वह भार अभी तक सिर से नहीं उतरा। किसी की दुख तकलीफ आफत मुसीबत वह सह नहीं सकता, प्राण की आशा भरोसा छोड़कर खतरे में कूद पड़ता है। मैं जो दिन रात किस कदर डरते डरते काटती हूँ यह तुमसे क्या बताऊँ बहू? अचला ने धीरे से पूछा, फैजाबाद वाली घटना सुनी है आपने? फूफी ने गर्दन हिलाकर कहा, क्यों नहीं बहू, सुनी है।
तभी तो भगवान से मनाती रहती हूँ, हे भगवान इन आँखों अब मुझे वह सब ना देखना पड़े। माथे पर लात रखकर मुझे रसातल में मत बोर देना, यह मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कहते कहते उनका गला रूंध गया। उनकी मातृ स्नेह मंडित उस कातर प्रार्थना को सुनकर अचला की आंखें सजल हो गई। करुण कंठ से बोली, आप मना क्यों नहीं करती फूफी? आंसुओं के अंदर से जरा हंसकर फूफी ने कहा, मना? मेरे मना करने से क्या होगा बेटी? जिसके मना करने से कुछ हो सकता है। मैं कितने सालों से उसी को तो खोजती फिरती हूँ, परंतु वह तो जिस तिस लड़की का काम नहीं। जो उसे बचा सके वैसी लड़की भगवान ना दे तो मैं कहाँ पाऊँ। अचला थोड़ी देर चुप रही, उसके बाद पूछा, आपकी पसंद की लड़की कहीं मिल नहीं रही? फूफी, तुमसे कहा तो बेटी, भगवान ना दे तो कोई कभी नहीं पाता। जो सुरेश इस बात पर कान ही नहीं देता। जब एक दिन खुद आकर बोला कि फूफी अब तुम्हें मैं एक दासी ला दूंगा, उस दिन मुझे कितनी खुशी हुई, वह शब्दों में नहीं बताई जा सकती। मन ही मन आशीर्वाद देकर बोली, तेरे मुंह में फूल चंदन बेटे। वह दिन कब आएगा जब बहू बेटे को परछन कर लाऊंगी। मैंने लाख कहा, सुरेश एक बार मुझे दिखा तो ला, पर किसी तरह राजी ना हुआ। हंसते हुए बोला, जिस दिन आशीर्वाद देने जाओगी दिन ही तय करके आना। उसके बाद अचानक एक दिन आकर बोला, मामला ठीक बैठा नहीं फूफी, मैं रात को पश्चिम जा रहा हूँ। मैं पूछती ही रहेगी, क्या ठीक नहीं बेटा, खोलकर बता तो दे। लेकिन कोई बात ना बताई, रात ही को चला गया। मैंने मन में सोचा, केवल मेरे बेटे की इच्छा से तो नहीं होने का, उस लड़की की भी तो जन्म जन्मांतर की तपस्या चाहिए, है ना बेटी? अचला ने चुपचाप सिर हिलाया। अब उसने समझा कि वह लड़की कौन है। फूफी यह नहीं जानती। एक बार लगा कि कलेजे पर से पत्थर उतर गया, मगर वह पत्थर यूं ही नहीं उतरा, कलेजे के बहुत से हिस्से को तोड़ फोड़ गया। यह दूसरे ही क्षण वह महसूस करने लगी। खाने की तैयारी हुई तो फूफी ने अचला को अलग बैठाकर खिलाया। साथ ही साथ एक एक कमरा, एक एक चीज घुमाकर दिखाने के बाद एक निश्वास छोड़ती हुई बोली, बेटी भगवान की दया से कमी किसी बात की नहीं, मगर यह तो मानो लक्ष्मी विहीन वैकुंठ है। कभी कभी तो मेरे आंसू रोके नहीं रुकते बहू। नौकर ने आकर खबर दी, बाहर केदार बाबू जाने के लिए तैयार हैं। अचला ने उन्हें प्रणाम किया, पैरों की धूल ली। फूफी ने उसका हाथ थामकर जरा झिझकती हुई फुसफुसाकर कहा, एक बात पूछूं अगर कुछ ना सोचो? अचला उनकी ओर देखकर सिर्फ जरा हंसी। फूफी बोली, सुरेश से मैंने तुम्हारे और महिम के बारे में कुछ सुना है। उसी से यह सुना कि वह गरीब है, शायद इसलिए तुम्हारे पिता की इच्छा नहीं थी, सिर्फ तुम्हारी ही वजह से। सिर झुकाकर अचला ने धीमे से कहा, हाँ यह सच है फूफी। फूफी अकस्मात मानो उमड़े आवेग से अचला के दोनों हाथ पकड़कर बोल उठी, यही चाहिए बेटी, जिसको प्यार किया है उसके सामने रुपया पैसा धन दौलत की क्या बिसात। मन में कोई गिला न रखो, मैं महिम को खूब जानती, वह ऐसा ही लड़का है। उसके लिए जितना ही दुख चाहे क्यों न उठा, भगवान की दया से एक दिन वह सब सार्थक होगा। वे इतने महान अमर्यादा कभी नहीं कर सकते, यह मैं निश्चिंत कह सकती हूँ। अचला ने झुककर फिर एक बार उनके चरणों की धूल ली तो फूफी बोली, आह काश ऐसी ही बहू के साथ मैं भी घर गृहस्थी कर पाती। सुरेश ने जाकर दोनों को गाड़ी पर सवार कराया और नमस्कार करके चुपचाप लौट आया। जाते समय लालटेन की रोशनी में उसके चेहरे ने अचला का ध्यान खींचा। उस चेहरे में क्या था ईश्वर जाने, लेकिन अदम्य उच्छ्वास उसके कंठ तक उमड़ आई। घोड़ा गाड़ी तेजी से रास्ते पर पहुंच गई। रास्ते में भीड़ कम हो गई थी। उधर देखकर उसे अचानक लगा, अब तक वह मानो एक बहुत बड़ा स्वप्न देख रही थी। वह स्वप्न दुख का था या सुख का, कहना मुश्किल है। केदार बाबू अब तक चुप ही थे। शायद सुरेश का ऐश्वर्य ही अभी तक उनके दिमाग में चक्कर काट रहा था। अचानक एक लंबा निश्वास लेकर बोले, काफ़ी बड़े आदमी हैं। लेकिन लड़की की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। उत्साह के अभाव में बाकी रास्ता चुप ही रहे। गाड़ी जब उनके दरवाजे पर लगी तो कोचवन दरवाजा खुलकर हटकर खड़ा हो गया। एक बार चौंक उठे, एक सांस खींचकर बोले, सुरेश को हम बिल्कुल ही नहीं पहचान सके, वह तो देवता है। आज अचला का विवाह था। विवाह मंडप की राह में एक क्षण के लिए सुरेश दिखाई दिया था। उसके बाद वह ना जाने कहाँ गायब हो गया। केदार बाबू के यहाँ रात भर में उसका पता न चला। ब्याह हो गया। एक दो दिन अचला के मन में उथल पुथल सी होती रही। उस रात सुरेश की फूफी ने जो बातें कहीं, वे बातें भूल नहीं पा रही थी। आज उसका अंत हुआ। महिम की अटल गंभीरता आज भी बनी रही। खुशी गम का कुछ भी भारी प्रकाश उसके चेहरे पर ना दिखा। विवाह मंडप में वही मुखड़ा देखकर अचला का हृदय आनंद और माधुर्य से भर उठा। मन ही मन पति के चरणों पर सिर रखकर मन ही मन बोली, प्रभु अब मुझे कोई डर नहीं। तुम्हारे साथ जहाँ भी जिस अवस्था में भी क्यों ना रहूं, वही मेरा स्वर्ग है।
आज से तुम्हारा झोपड़ा ही मेरा राजप्रसाद है। उसके ससुराल जाने के दिन कुर्ते के आस्तीन से आंखें पोंछते हुए केदार बाबू ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ बेटी, पति के साथ दुख और गरीबी का सामना करते हुए जीवन के मार्ग पर कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ती रहना। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। कहते हुए उसे उसी तरह आंखें पोंछते पोंछते बगल के कमरे में चले गए। इसके बाद सावन के एक धुंधले दिन को दोपहर को माथे पर बारिश थमे मेघ भरे आकाश और नीचे संकड़ी कीचड़ भरी फिसलन वाली राह से पालकी पर चढ़कर अचला अपनी ससुराल पहुंची। लेकिन इतने से ही रास्ते में उसके नए विवाह का आधा आनंद उड़ गया। देहात से उसका परिचय छापे के अक्षरों से ही था। उस परिचय में दुख दरिद्रता के हजारों संकेतों के बावजूद एक एक पंक्ति में कविता थी, कल्पना की खुशबू थी। पालकी से उतरकर घर के अंदर जाकर उसने एक बार चारों तरफ देखा। कहीं से और किसी और से भी कवित्व का जरा भी माधुर्य उसके हृदय को स्पर्श नहीं कर सका। उसकी कल्पना का गांव प्रत्यक्ष में ऐसा आनंदहीन, ऐसा निर्जन, कच्चे मकान के कमरे ऐसे सील वाले, अंधेरे दरवाजे, खिड़कियां इतनी छोटी और संकरी, ऊपर से बांस का छप्पर इतना भद्दा, स्वप्न में भी ना सोच सकी। इसी गंदे घर में जिंदगी बितानी पड़ेगी, यही सोचकर उसका कलेजा मानो टुक टुक होने लगा। पति मिलन का सुख, विवाह की खुशियां सब माया मरीचिका सी उसके हृदय से तुरंत विलीन हो गई। घर में सास ससुर ननद देवरानी कोई नहीं। दूर के रिश्ते की एक दादी जी स्वेच्छा से वर वधू के परिचय के लिए दूसरे टोले से आई थी। बिया की जिस साज पोशाक की वे आदी थी, उनकी निहायत कमी देखकर वे अत्यंत अचरज से कुछ देर चुप खड़ी रही। अंत में बहू का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाकर बैठा दिया। टोले की जो औरतें बहू को देखने के लिए दौड़ी आईं, अचला की उम्र देखकर उन्होंने एक दूसरे का मुंह देखा और एक दूसरे के बदन पर कोंची काचा की और उनके लौटते समय अस्फुट स्वर में बेरहम मल्ले छादी दो एक मीठे शब्द भी अचला के कानों में पहुंच गए। बात की बात में तमाम गांव में यह बात फैल गई कि महीम एक मल्लेच लड़की को उठा लाया है। विवाह के पहले ही एक ऐसी अफवाह, आंदोलन और आलोचना चल चुकी थी। अब बहू को देखकर किसी को तिल भर भी संदेह न रहा। जो बात फैली थी वो 16 आने सही थी। पड़ोसिनों के लौट जाने पर दादी जी ने आकर कहा, तो बहू आज अब चलती हूँ, काफ़ी दूर जाना है और बिना गए चलने का नहीं, छोटा पुत्र इत्यादि इत्यादि कहते कहते आग्रह अनुरोध का मौका दिए बिना ही वे चली गई। वे अब तक एक नाते की सोचकर ही जा नहीं पा रही थी और जाने को छटपटा रही थी। अचला इसे समझ गई थी। दादी जी का दोष भी ना था। अगर वे जानती कि मामला इस हद तक पहुंचेगा तो शायद आती भी नहीं, क्योंकि गांव में रहे और इन बातों से ना डरे। देहात के इतिहास में इतने चौड़े कलेजे वाला दुर्लभ है। दादी जी के चल जाने के बाद नौकर जद्दू, उड़िया रसोईया और अचला के पिता के यहाँ के साथ आई दाई हरी की माँ के सिवा विवाह वाला घर सूना हो गया। थोड़ी ही देर के लिए बारिश थम गई थी, फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। हरी की माँ नज़दीक आकर बोली, दीदी ऐसा घर तो मैंने देखा ही नहीं, कोई कहीं नहीं। अचला मुँह नीचे किए बैठी थी, अनमनी सी सिर्फ हूँ बोली। हरिया की माँ ने फिर कहा, जमाई बाबू भी तो नहीं दिख रहे, बस एक बार झलक दिखाकर जो गए। अचला ने इस बात का भी जवाब नहीं दिया। वन जंगल भरी शून्यपुरी में हरी की माँ का अपना जी चाहे जितना धक धक करता हो। अचला को उसने बचपन से पाला था। उसे जरा सचेत करने की गरज से बोली, डर किस बात का, आखिर हम पानी में तो नहीं डूबे। जमाई बाबू आ जाए सब ठीक हो जाएगा। तब तक ये कपड़े उतारो, मैं बक्से में से कपड़े निकाल देती हूँ। अभी छोड़ो हरी की माँ, कहकर अचला उसी तरह सिर झुकाए काठ की मूर्त सी बैठी रही। जीवन का सारा स्वाद, सारी खुशबू उड़ चुकी थी। बारिश जोर से होने लगी। उस बढ़ती जाती वर्षा में ना जाने कब दिन की क्षीण आभा बुझ गई, कब सावन के गाढ़े मेघ स्तर को चीरकर उदास गांव में संध्या उतरी, कुछ भी पता न चला। सिर्फ अंधेरे कमरे में लालटेन रख दी। हरी की माँ ने पूछा, और जमाई बाबू कहाँ हैं? क्या पता, कहकर जद्दू लौटने लगा। उसके संक्षिप्त और भद्दे जवाब से हरी की माँ ने शंकित होकर कहा, यह क्या पता क्या हुआ, वे बाहर नहीं है क्या? नहीं, कहकर जद्दू चला गया। यह खूब समझ में आया कि वह इन आगंतुकों से प्रसन्न नहीं है। बहुत भयभीत होकर हरी की माँ अचला के पास जाकर बोली, रंग ढंग तो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है दीदी, दरवाजे की कुंडी लगा दूं? कुंडी क्यों लगाओगी? अचला ने अचरज से पूछा। हरी की माँ बचपन में ही गांव छोड़कर कलकत्ते आई थी, फिर कभी नहीं गई।
देहात के चोर, डकैत, लठैत आदि के किस्से उसे याद थे। बाहर के अंधेरे पर एक चकित दृष्टि डालकर अचला के बदन से सटते हुए कहा, कहना मुश्किल है दीदी। कहते कहते उसके बदन के रोए खड़े हो गए। ठीक ऐसे ही समय में आंगन से आवाज़ आई, दीदी जी कहाँ हैं? और कहते कहते ही 20-21 साल की एक दुबली पतली सी लड़की भीगती हुई दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई। फिर बोली, पहले आपको प्रणाम कर लूँ दीदी जी, फिर गीले कपड़े बदलूंगी। इतना कहने के बाद अचला के पैरों के पास झुककर उसने प्रणाम किया तथा अचला के मुंह के पास लालटेन उठाकर देखते ही चीख उठी, संजले भैया, ओ संजले भैया। घर आकर महिम खुद इस लड़की को लाने गया था। बगल के कमरे से आवाज़ आई, क्या है मृणालिनी, इधर आओ ना, बताती हूँ। क्या है? महिम ने बाहर से कहा। मृणाल ने लालटेन की रोशनी में एक बार और अच्छी तरह से अचला का मुंह देखकर कहा, ना तुम ही जीत गए सजले दे दादा, मुझसे शादी करके तो ठगा जाते भैया तुम। महिम ने बाहर से डांट बताई। तू मेरी बात मानेगी नहीं मृणाल, फिर दिल लगी कर रही है। दिल लगी कैसी? अचला की ओर देख कर। मजाक नहीं दीदी जी, कसम ले लो। अच्छा, अपने उनसे ही पूछ देखो, कभी उन्होंने ही मुझे पसंद किया था कि नहीं? महिम, तू तो करती है बकबक, मैं चला बाहर। मृणाल, सो जाओ, मैंने क्या पकड़ रखा है तुम्हें? बड़े स्नेह से एक बार अचला की ठोड़ी को हिलाकर कहा, तुम ही बताओ बहन, डहा नहीं होती। इस घर की मालकिन मैं ही होने वाली थी, मगर मेरी मुँह जली माँ ने ना जाने क्या मंत्र सजले भैया के कानों में भर दिया और मैं इनकी आंखों में जहर बन गई। अरे जद्दू घोषाल महाशय गए कहाँ? जद्दू ने कहा, हाथ पांव धोने के लिए पोखरे की तरफ गए हैं। इस अंधेरे में पोखरे की तरफ? मृणाल का हंसता मुखड़ा एक क्षण में दुश्चिंता में मलिन हो गया। घबरा कर बोली, जद्दू जरा लालटेन लेकर देख भैया, उन्हें बूढ़ा आदमी कहीं गिर गाड़ कर हाथ पैर न तोड़ ले। उसके बाद अचला की तरफ देखकर लजाती हुई बोली, क्या नसीब लेकर आई थी दीदी जी, कहाँ एक महाबूढ़े को ला दिया मुझे। उसकी सेवा करते करते और संभालते संभालते ही जान गई मेरी। अच्छा बहन, पहले मैं गीले कपड़े बदल कर आऊँ, फिर बातें होंगी, मगर सौत कहकर नाराज ना होना, कह देती हूँ। मैं अपने बुढ़े का भी हिस्सा दूंगी तुम्हें। कहकर हंसी की छटा से सारे कमरे को चमकाती हुई वह जल्दी से चली गई। इस तरह के हंसी मजाक से अचला परिचित नहीं थी। सारा मजाक उसे भद्दा और कुरुचिपूर्ण लगा। लज्जा के मारे सकुचा गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी निर्लज प्रगल्भता भी किसी औरत में हो सकती है। लिहाजा या रसिकता उसके जीवन भर की शिक्षा और संस्कार की बुनियाद पर चोट पहुंचा रही थी। इतने पर भी उसे लग रहा था कि इसके आ जाने से उसके निर्वासन की पीड़ा का आधा तो छूमंतर हो गया। मगर है कौन ये, कहाँ से आई, इससे क्या नाता है? ये सब बातें जानने के लिए उत्सुक उठी। हरी की माँ ने पूछा, कौन है दीदी, बड़ी मजाकिया है? अचला ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। मृणाल कपड़े बदल कर आई, बोली, हंसी मजाक करके ही चली गई दीदी जी, अपना असली परिचय तो अभी तक नहीं दिया। मगर परिचय भी वैसा क्या है, असल में तुम्हारे वर जो हैं वे मेरी माँ के बाप हैं, इसलिए मैं छुटपन से सजले भैया कहा करती हूँ। इतना कहकर वे एक क्षण चुप रहकर बोली, मेरे पिता और तुम्हारे ससुर दोनों बड़े दोस्त थे। अचानक गाड़ी के नीचे आ जाने से पिताजी का जब हाथ टूट गया, नौकरी चली गई, तो तुम्हारे ससुर ने सबको अपने यहाँ जगह दी। उसके बहुत दिनों के बाद मेरा जन्म हुआ। सजले दादा उस समय 8 साल के थे। उनकी माँ तो उनके जन्मते ही चल बसी। 2 बड़े लड़के पहले ही डिप्थीरिया से गुजर चुके थे, सो आते ही मेरी माँ इस घर की सब कुछ हो गई थी। उसके बाद मेरे पिताजी चल बसे, हम लोग यहीं रहे। उसके बाद तुम्हारे ससुर गुजर गए, हम लोग लेकिन रह गए। 5 साल हुए पलासी के घोषाल परिवार में मेरी शादी करके सजले दादा ने मुझे दूर हटा दिया। माँ जिंदा होती तो कुछ जोर रहता। बड़ी बहू यहाँ हो, कहते हुए नाटे कद के गोरे गोरे से एक बूढ़े सज्जन दरवाजे के पास आकर खड़े हुए। मृणाल ने कहा, आओ आओ। अचला की ओर होठ दबाते हुए हंसती हुई बोली, दीदी जी यही है अपने पतिदेव। अच्छा तुम ही बताओ, इस खुसट बूढ़े के बगल में जचती हूँ मैं? इस जन्म का रूप यौवन सब मिट्टी नहीं हो गया बहन? अचला क्या जवाब देती, लज्जा से उसने सिर झुका लिया। उन सज्जन का नाम था भवानी घोषाल। हंसकर बोले, आप इनकी बातों पर विश्वास न करें दीदी जी, सब झूठ है। इनकी ये कोशिश रहती है कि मुझे उड़ा दें, नहीं तो मेरी उम्र तो सहज 52 या 53। मृणाल, चुप भी रहो, बहुत हुआ। यह सजले दादा मेरा कितना दुश्मन है भगवान ही जानते हैं, मुझे चारों तरफ से मिट्टी कर दिया। अच्छा इस बूढ़े के जिम्मे हो देने के बजाय हाथ पांव डालकर पानी में डाल देना बेहतर नहीं होता दीदी जी? अचला वैसे ही अरिक्त आकृति झुकाए बैठी रही। घोषाल धीरे धीरे अंदर आए। अचला के लज्जानत मुक्के को कुछ देर चुपचाप देखते रहने के बाद एक गहरी सांस लेकर अचानक बोल उठे,
आपने मेरी जान बचा दी दीदी जी। अब जाकर इस छोकरी का गुमान दूर हुआ। अचानक खूबसूरती के घमंड में दिमाग साथ में आसमान पर था और पत्नी की ओर देखकर बोले, क्यों हुआ ना? जंगली इलाके में अब तक गीदड़ ही राज करते थे, शहर का रूप किसे कहते हैं आँख खोलकर देख लो। मृणाल बोली, अच्छा यह बात, मेरा घमंड जहाँ है किसी की मजाल है जो वह उड़े। कहकर उसने पति की तरफ छिपा कटाक्ष किया, लेकिन अचला ने देख लिया। घोषाल हंसकर बोले, सुन लिया ना दीदी, जरा संभल कर रहिएगा। इन दोनों में बहुत पटती है, जैसे आना जाना है कि कुछ कहा ही नहीं जा सका। और मैं तो हूँ खूसट बुढ़ा, बीच में ही तो क्या ना हूँ तो क्या। अपने उनको संभाल के रखना। मृणाल, तमाम रात तुम लोग यही सब लेकर रहोगी? महिम ने आकर कहा। क्या करूं, रसोई की तरफ नहीं जाएगी? मृणाल उछल पड़ी। उफ, कैसी गलती हो गई, उस उड़िया रसोइयों को पहले ही देख आना चाहिए था। अच्छा तुम लोग जाओ बाहर, हम जा रहे हैं। महिम, हम कौन? मैं और दीदी। फिर अचला से बोली, जब मैं आ गई हूँ तो इस गृहस्थी का सब कुछ तुम्हें समझाकर तब जाऊंगी। महिम और भवानी बाहर चले गए। मृणाल ने अचला से कहा, मुझे 2 दिन पहले आना चाहिए था, मगर सास के दमे के चलते नहीं निकल पाई। अच्छा तुम कपड़े बदल डालो, मैं इतने में आती हूँ, आकर तुम्हें ले चलूँगी। मृणाल रसोई में चली गई। बारिश रुक गई थी और गाड़ी बदली छटकर नवमी की चांदनी के में आसमान कुछ साफ था। रसोई का सारा इंतजाम करके मृणाल आकर अचला के पास बैठी। उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, इस दीदी जी से सजली दी कहना कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा? क्यों सजली दी? हाँ, मृणाल बोली, रिश्ते में ज़रूर तुम बड़ी हो, मगर उम्र में मैं बड़ी हूँ, मुझे भी तुम्हें मृणाल दीदी कहना पड़ेगा। अचला, अच्छा। मृणाल, आज तुम्हें रसोई घर दिखा लाई, कल एक बारगी भंडार की कुंजी आंचल के छोर से बांध दूंगी। कुंजी से मुझे कोई काम नहीं बहन। मृणाल, काम नहीं? बाप रे, ये कैसी बात? भंडार घर आखिर कोई तुच्छ चीज़ है सजली दी कि कह रही हो कुंजी से कोई काम नहीं? मालकिन की रियासत तो वही है। अचला, बला से राजधानी, पर मुझे तो लोभ नहीं, लेकिन तुम पर मुझे बहुत लोभ है, आसानी से नहीं छोड़ूंगी मृणाल दीदी। मृणाल ने दोनों बाहों से अचला को लपेट लिया। कहा, सौत को झाड़ू मारकर भगाने की बजाय रोक कर रखना चाहती हो? अचला ने धीमे से कहा, मगर तुम्हारे ये मजाक अच्छे नहीं लगे बहन, इधर क्या सब ऐसे ही मजाक करते हैं? मृणाल खिलखिलाकर हंस उठी। नहीं नहीं दीदी जी, सब नहीं करते, मैं ही केवल करती हूँ। सबको यह चीज़ मिलेगी कहाँ? अचला, मिलने पर भी हम ऐसी बात जबान पर नहीं ला सकते बहन। हमारे कलकत्ते के समाज में बहुत से लोग तो शायद यह सोच भी नहीं सकते। मृणाल मगर जरा भी लज्जित ना हुई, बल्कि अचला को फिर एक बार गले लगाते बोली, तुम्हारे शहर की कितनी भद्र महिलाएं इस तरह गले से लगा सकती हैं? यह तो कहो सजली दी, सबसे क्या सब काम होता है? तुम्हें मैंने कितनी देर को देखा है, इतने में ही ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई बहन ना थी, अब एक छोटी बहन मिल गई। और यह सहज बात नहीं, जिंदगी भर मुझे इसका सबूत देना पड़ेगा, याद रखना। हंसी मजाक नहीं चलने का। अचला पढ़ी लिखी थी, गांव के इस वृद्ध समाज में उसका भावी जीवन कैसा कटेगा वह घर में कदम रखते ही समझ गई। उसने इस मौके को सहज ही नहीं छोड़ा। परिहास को गंभीरता में बदल कर बोली, अच्छा मृणाल दीदी, सचमुच ही क्या इसका सबूत तुम जीवन भर जगाती रहोगी? मृणाल, हम शहरी महिला तो नहीं बहन, बेशक जुगाना होगा। तुम्हें छूकर जो शपथ ली उसे मर जाने पर पलट नहीं सकती। उस बात को और ज़्यादा न बढ़ाकर अचला ने दूसरी बात उठाई। हंसकर कहा, जल्दी चली नहीं जाओगी? यह भी वैसे ही कहो। मृणाल हंस पड़ी, बोली, बेवकूफ़ जानकर और भी फंदे में डालना चाहती हो सजली दी, मगर मैंने तो पहले ही कह दिया। ठीक है, ठीक से तुम्हें सब कार्य समझाए बुझाए बिना नहीं भागूंगी। अचला ने सिर हिलाकर कहा, यह चार्ज लेने का आग्रह मुझे एक तिल भी नहीं। मृणाल, वही मैं कर लूँगी, तब जाऊँगी, ज़्यादा दिन तो घर छोड़ने की गुंजाइश नहीं बहन। जानती हो कितनी बड़ी गृहस्थी है मेरे माथे पर? नहीं जानती, अचला ने कहा। मृणाल, सजले दादा ने मेरे बारे में पहले तुमसे जिक्र नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। अपने घर द्वार के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन जो सबसे पहले बताना चाहिए था वही नहीं बताया। बड़ा अचरज है मृणाल दीदी। हाँ मृणाल, सो तो है, मृणाल ने कहा। अचला कुछ देर चुप रही, फिर हंसती हुई बोली, पहले शायद तुमसे इनकी शादी की बात चली थी? हाँ, मृणाल ने कहा। तो फिर क्यों नहीं हुई? होता तो ठीक होता ना। अब इस बात ने मृणाल के कानों में चोट की। अचला की ओर नज़र उठाकर बोली, वह ना होना था ना हुआ, पर होने में अड़चन क्या थी? तुम कुछ उनके नाते रिश्ते की तो थी नहीं। इसके सिवा बचपन में जो प्रेम उपजता है उसकी उपेक्षा करना तो ठीक नहीं। उसके पूछने के ढंग से मृणाल एकदम चौंक उठी। जरा देर स्थिर निगाहों से अचला की ओर देखकर कहा, इस तरह तुम क्या टटोल रही हो सजली दी?
तुम्हारा क्या विचार है? बचपन के हर प्यार का यही आखिरी अंजाम है, या कि मनुष्य ब्याह कर देने में समर्थ है, या सिर्फ इस जन्म का नहीं सजली थी, जन्म जन्मांतर का संबंध है, जिनकी मैं सदा सदा की दासी हूँ, उन्हीं के हाथों इन्होंने सौंप दिया मुझे। मनुष्य की इच्छा अनिच्छा से क्या आता जाता है। अचला अप्रतिभ होकर बोली, ठीक है मृणाल दीदी, वही पूछ रही हूँ। बात पूरी भी ना हो सकी कि चेहरा लाज से लाल उठा। मृणाल से यह छिपा न रहा। उसने अचला का हाथ अपनी मुट्ठी में लेकर स्नेह से कहा, सजली दी, तुम्हें अभी उसी दिन पति मिला है, मगर मैं 5 साल से उनकी सेवा कर रही हूँ। मेरी एक बात याद रखना, पति की इस दशा को कभी अकल से आविष्कार करने की कोशिश मत करना। इसमें ठगी जाओ वह भी बेहतर, लेकिन जीतने में लाभ है। जदू ने बाहर से आवाज़ दी, दीदी बाबुओं का आसन लगा दिया। अच्छा चल मैं आई, कहकर मृणाल हठात दोनों हाथ बढ़ाकर अचला का मुखड़ा नज़दीक खींचकर उसे चूमकर जल्दी से चली गई। अरे ओ सजली दी, सजली दी। अचला घबराकर बगल के कमरे से आ पहुंची। मृणाल ने कमर में फेटा कस रखा था और एक दराज को अकेली ही खींचतान करके रखी रही थी। अचला के आते ही रंज होने का दिखावा करती हुई चल आई। अरे मुँह जली, नवाबों की तरह हाथ पांव समेटे बैठी रहोगी? मैं तुम्हारे सोने का कमरा संवार दूंगी। उठाओ झाड़ू और उस कोने को बुहार डालो। कहते कहते हंसी न संभाल कर खिलखिला उठी। शोरगुल सुनकर हरी की माँ भी पीछे पीछे आ गई। बोली, तुम भी खूब कहती हो दीदी, इनके तो घर कितने ही नौकर नौकरानी है, इन्हें झाड़ू छूने की आदत नहीं, जो देहाती औरतों की तरह झाड़ू लगाएं। चलो मैं बुहार देती हूँ। कहकर वह झाड़ू उठाने लगी कि तभी मृणाल ने डांट बताई, तू छोड़ भी, अपनी दीदी को तो मुझसे ज़्यादा जानती है क्या, जो बीच में पंच बनने आई है। मृणाल ने जबरन झाड़ू अचला के हाथ में देकर कहा, अरे तेरी दीदी चाहे जो वह काम करे जो कौड़ियाँ देहाती स्त्रियाँ न कर सकें। अचला से बोली, लो तो संजली दी, उस कोने से झटपट बुहार दो। अचला बुहारने लगी। अरे तुम तो जादू जानती हो मृणाल दीदी। कैसे, कहो तो। अचला, नहीं तो मैं भला घर बुहारने को झाड़ू उठाती, या जादू नहीं तो और क्या है। मृणाल बोली, तुम नहीं उठाओगी तो कौन उठाएगा? तुम्हारा घर बुहारने के लिए उस टोले से बदी की मौसी आएगी क्या? लो बातों में समय मत बिताओ, शाम होने वाली है। काम करते करते अचला ने हंसकर कहा, खुद भी घड़ी भर को न बैठोगी और मुझको भी काम करा के मार डालोगी। सच कहती हूँ, ये 5-6 दिन तुमने मुझसे जो मेहनत करवाई है, वैसे चाय बगान के मालिक कुलियों से भी नहीं कराते। उसकी ठोड़ी पर उंगली की मीठी चोट मारकर मृणाल बोली, तभी तो घर आंगन देखकर लगता है कि लक्ष्मी आई हैं। मेहनत को कहती हूँ सजली दी, पति पुत्र घर गृहस्थी के चलते जब नहाने खाने का समय न पाओगी, तभी तो औरत का जन्म सार्थक होगा। भगवान से मनाती हूँ तुम्हारा वह दिन आए। मेहनत अभी हुई क्या है मालकिन जी। कहकर उसने हंसना चाहा पर होठ कांप गए। हरी की माँ अचानक फक से रो पड़ी। बोली, यही आशीर्वाद दो दीदी, यही आशीर्वाद दो। उसे अचला की माँ की याद आ गई। वह साथ भी जब असमय ही चल बसी तो इतनी सी अपनी इस बच्ची को हरी की माँ के हाथों सौंप गई थी। वह बच्ची अब इतनी बड़ी होकर पति की गृहस्थी करने आई है। मृणाल ने उसे डांट कर कहा, अरे मरी नखरा मत कर, रोती क्यों है? हरी की माँ आंसू पोंछती ही बोली, रोती क्या शौक से हूँ दीदी, तुम्हारी बात से रुलाई रोके नहीं रुकती। तुम्हारी कसम, तुम नहीं आती तो इस घर में हमारी एक रात भी कैसे कटती सोच नहीं पाती हूँ। 6 दिन हुए मृणाल को घर में आए हुए। आने के वक्त से ही घर द्वार से लेकर यहाँ के लोगों तक की शक्ल बदलने में जुट गई है, लेकिन उसके हर काम हंसी मजाक में उसके वापस जाने का आभास अचला को पीड़ा पहुंचाता था, क्योंकि मृणाल के बाद काम आचार व्यवहार में एक इतनी बड़ी सहज आत्मीयता थी कि उसकी ओट में खड़ी होकर अचला अपने नए जीवन के अनचाहे घर गृहस्थी को चिन लेने का मौका पा रही थी। और इससे भी एक बड़ी चीज़ को अच्छी तरह खास तौर से पहचानने का कौतूहल हुआ था, वह स्वयं मृणाल को। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, यह उसके 2 नंगे हाथों को देखने से ही समझ में आता था। फिर स्वास्थ्य विहीन बूढ़े स्वामी जो किसी और से उसके उपयुक्त नहीं, जिस पर घर में परिश्रम का अंत नहीं। बूढ़ी सास अब मरी तब मरी हालत में गले झूल रही है, वजह बेवजह उसकी बगजग का अंत नहीं। यह सब उसने मृणाल से ही सुना, लेकिन कोई भी प्रतिकूलता मानो सताकर इस औरत को जीवन यात्रा के मार्ग से निश्चेष्ट करके नहीं बैठा सकती। मन के खुशी गम के सिवा बाहर किसी चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं। कुछ ऐसा ही भाव था इस देहाती स्त्री का। लगातार साथ रहकर समझ रही थी, रात दिन हर तरह के दुख कष्टों को गोदी में रहते हुए भी सभी प्रकार की व्यथा पीड़ा ऊपर से ही तैरती चल रही है उसके। ना तो उसके देह में क्लांति है, न मुँह पर शांति। अतः अचला को भी वह सारे अनभ्यस्त कामों में घसीटे चली जा रही थी। वैसे
किसी काम से उसकी शिक्षा दीक्षा उसके संस्कार का कोई मेल नहीं था। अचला को यही लगता था कि मुंह फेर कर खड़ी रहना बहुत शर्म की बात है। मानो अपने भाग्य को कोसते हुए जरा देर बैठकर पछताए। इन 6 दिनों में इतना भी समय उसे नहीं मिला। सारे समय को काम, गपशप, हंसी खुशी में ऐसा ही भर रखा था उसने। इसलिए वह जब लौटने को कहती तो अचला को लगता तुरंत यह मिट्टी का मकान द्वार खिड़की समेत पल भर में ताश के महल सा भर भरा कर गिर जाएगा। और मृणाल दीदी के चले जाने पर एक पल भी वह यहाँ टिकेगी कैसे। शाम के बाद एक बार अचला ने कहा, यह हर घड़ी जो तुम चलने को कहती हो, मैं क्या आकर कौन इतनी जल्दी लौट जाना चाहता है, कहो तो। यह नहीं होने का। जब तक मैं कलकत्ते नहीं लौट जाती तब तक तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। मृणाल बोली, क्या करूँ सजली दीदी, सास बूढ़ी, ना आप मरेगी ना मुझे जीने देगी। मैं कहती हूँ तू मर जा बूढ़ी, तेरे बेटे की उम्र 60 की हो गई, क्या अंत में उसको निगल कर तू जाएगी। मगर रात दिन जो खांसती है, दम तो फिर भी नहीं अटकता। अचला हंसकर बोली, शायद वह तुमको देख नहीं सकती, फूटी आंखों भी नहीं, और तुम। मैं भी नहीं। मैंने तो मन्नत मान रखी है, बुढ़िया मरे तो 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँ। अचला, यकीन नहीं आता दीदी, तुम्हें संसार में कौन सुहाता है। तुम्हारी बातों से यह समझना मुश्किल है। शायद इस बुढ़िया को ही तुम सबसे ज़्यादा चाहती हो। मृणाल, सबसे ज़्यादा चाहती हूँ शायद, कहकर उसने अचला का गाल मसल दिया और चली गई। अब गई करते करते मृणाल के कुछ दिन और निकल गए। एक दिन अचानक अचला को यह लगा कि उसे जाने की जितनी जुबानी जल्दी है, सचमुच जाने की उतनी नहीं। सचमुच ही जाने को वह वास्तव में उतनी उत्सुक नहीं। अब तक उसकी आड़ में खड़ी हो वह दुनिया को जैसे पहचान ले रही थी। अब उसके आवरण के बाहर आकर दुनिया की वह शक्ल उसकी आंखों में न थी। या आने के बाद से ही जब भी उसे पति से कभी मजाक करते देखा, उसके जी में छन से लगा। अब लेकिन बीच बीच में सुई भी चुभने लगी। यह सब कुछ भी नहीं, इसमें मजाक के सिवा और कुछ नहीं। जी खराब करने का नहीं, मेरा ही मन बड़ा पापी है। इस तरह से अपने को रोकने की कोशिश करती, चेष्टा करती, उतने ही जाने कहाँ से संशय के ठीक उल्टे तर्क उसके हृदय में ना चाहते हुए भी बार बार मुंह निकालकर उसे चिढ़ाया करते। महीम की स्वाभाविक गंभीरता उसे जादसी सी लगती। वह तर्क करती, वितर्क करती। जब मन में कुछ है नहीं तो मजाक के बदले मजाक करने में क्या गुनाह है। लो, जो मजाक से उत्तर नहीं दे सकता वह कम से कम हंसकर उसका लुत्फ तो ले सकता है। लेकिन वह साफ देखा करती कि मृणाल के मजाक करते ही महीम तुरंत भागकर जान बचाता। वह इन दिनों इस चिंता को किसी भी तरह अपने मन से निकाल नहीं पाती कि इसमें कोई अन्याय जरूर छिपा है। लगातार मृणाल के साथ कामकाज करते हुए भी 1000 बार उसके जी में आता कि औरत होकर मन में ईर्ष्या की पीड़ा पालते हुए जब मैं इसे किसी तरह से छोड़ नहीं सकती तो इतने दिनों तक साथ रहकर कोई पुरुष के इस स्त्री को प्यार किए बिना रह सकता है। अचला को यह ना मालूम था कि मृणाल के आते ही उड़िया रसोइया की जान का छुटकारा हो जाता है। अब वह छुट्टी पाकर घूमता फिर रहा था। अचला लेकिन यही गौर से देखती रही कि अपने हाथों पकाकर महीम को खिलाना मृणाल को अच्छा लगता है। आज सुबह अचानक वह बोल उठी, मृणाल दीदी, आज तुम्हारी छुट्टी। अचला ने कहा, रसोई की? आज मैं रसोई बनाऊंगी। हाय री किस्मत। मृणाल बोली, तुम क्या रसोई बनाओगी? अचला ने सिर हिलाकर कहा, वाह रे, मैं जैसे जानती नहीं, घर में तो कितनी बार मैंने रांधा है। आज नहीं मानूंगी, मैं आज जरूर रांधूंगी। उसकी जिद देखकर मृणाल मलान हो गई। बोली, अरे यह भी होता है कहीं? मेरे रहते तुम किस दुख से धुएं में कष्ट करोगी? उसके भाव को ध्यान से देखकर अचला और अड़ गई। फिर रसोइया के होते हुए तुम क्यों कष्ट उठाती हो? इस बेला मैं जरूर रांधूंगी। उसे क्यों यह जिद हुई, मृणाल कुछ भी समझ नहीं सकी। वह हंसी दबाकर नाराजगी के ढंग पर बोली, वाहरी लड़की, एक एक कर तुम मेरा सब कुछ छीन लेना चाहती हो। सब तो ले चुकी, 2 दिन पकाकर खिला जाऊं, यह भी शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा। सौत की डाह शुरू हो गई। अचला के कलेजे के अंदर फिर छन से लगा। मृणाल की अंतिम बात ने उसकी डाह की पीड़ा पर चोट की। वह गंभीर होकर बोली, नहीं, आज तो मैं ही रांधूंगी। मृणाल ने देखा अचला रंज हो गई, सो उसने वाद विवाद नहीं किया। ठीक है, चलो तुम ही रांधो, मैं तुम्हें दिखाऊं कहाँ पर क्या है। महीम घर में ही था। यह बात दोनों में से किसी को मालूम न थी कि अचानक उसे सामने देखकर अप्रतिम हो गई। उसने अचला से कहा, जब तक मृणाल है उसे ही रसोई पकाने दो। ऐतराज वह क्यों कर रही थी महीम यह जानता था, पर इसे तो स्पष्ट रूप में कहा नहीं जा सकता। अचला और भी जल उठी, लेकिन गुस्से को पीकर सिर्फ इतना बोली, नहीं, मैं रसोई बनाने जा रही हूँ, और किसी बात का इंतजार किए बिना चली गई। अचला जबरदस्ती रसोई बनाने चली गई।
रसोई बनाने में वह किसी से कम नहीं थी, लेकिन इस और ध्यान ही नहीं दे सकी कि पिछले दिनों के सारे किस्से हिलते डुलते उसे चुभने लगे। उसे लगने लगा कि शायद महीम कभी भी उसे वैसा प्यार नहीं कर सका है। विवाह से कुछ ही पहले सुरेश से जो ठन गई थी, उन बातों को खोद खोद कर याद करके आज वह मानो साफ देख पाई कि महीम सदा से ही उसके प्रति उदासीन है। यहाँ तक कि पिताजी की राय से पहला रिश्ता जब बिल्कुल टूट जाने को था, उस समय भी महीम जरा भी डगमगाया, इसमें जरा संदेह न रहा। जब से यहाँ आई है तब से मृणाल और अचला एक साथ खाने को बैठती थी। दोपहर को अचला ने मृणाल को बुलाने के लिए हरी की माँ को भेजा और इंतजार करती रही। हरी की माँ ने लौटकर बताया उन्हें बुखार सा हुआ है, वे नहीं खाएंगी। अचला कुछ बोली नहीं, मृणाल के कमरे में गई। मृणाल आंखें बंद किए पड़ी थी। अचला ने कहा, मृणाल दीदी चलो खा लो। मृणाल ने आंखें खोलकर देखा और मुस्कुराती हुई बोली, तुम चलकर खा लो सजली दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अचला ने रूखे स्वर में पूछा, क्यों, क्या हुआ, बुखार? हाँ वैसा ही लग रहा है, आज फाका कर लूँ तो ठीक हो जाएगा। अचला ने झुककर मृणाल के कपाल का ताप देखकर कहा, मैं वैसी बेवकूफ़ नहीं हूँ दीदी, चलो खा लो ना। मृणाल सिर हिलाकर बोली, कसम सजली दी, मैं कहती हूँ खाने का उपाय नहीं, ना कि तुम कष्ट उठाकर मुझे बुलाने आई, बल्कि चलो मैं चलकर तुम्हारे पास बैठती हूँ। अचला सख्त होकर बोली, एक भूखी सहेली को सामने बैठाकर खुद खाने की शिक्षा हमें नहीं मिली मृणाल दीदी। मृणाल फिर भी हंसने की कोशिश करती हुई बोली, मगर सहेली के खाने की गुंजाइश ना हो तब? अचला ने उसी भाव से जवाब दिया, उपाय है, क्यों नहीं, सुनो जरा। तुम्हें दरअसल बुखार नहीं हुआ है गुस्सा। खुद ना खाकर मुझे भी भूख को मारने की इच्छा है तो खुलकर कहो, मैं तंग ना करूंगी। मृणाल झट उठकर झोंक में कह गई, पति की सौगंध खाकर कहती हूँ सजली थी, मैंने नाम का भी गुस्सा नहीं किया, लेकिन खाने का सचमुच कोई उपाय नहीं है। चलो मैं तुम्हें गोदी में बैठाकर खिलाऊं। अचला, तब तो बुखार उखार नहीं है, बहाना है। मृणाल चुप रह गई। अचला खुद भी कुछ देर स्तब्ध सी रहकर एक निश्वास छोड़कर बोली, अब समझी, लेकिन तुमने शुरू में ही कह दिया होता दीदी कि तुम मेरा छुआ घृणा से मुंह में नहीं रख सकोगी, तो नाहक जिद करके मैं तुम्हें भी तकलीफ ना देती, नौकर नौकरानियों के आगे खुद भी शर्मिंदगी में ना पड़ती। खैर मुझे माफ़ करना बहन, लेकिन दूध में छूत नहीं लगती। एक कटोरा दूध ही ला दूं और जदू दुकान से मिठाई ले आए, क्या कहती हो? पहले तो मृणाल काट की मारी सी रह गई। जरा देर में वह स्थिति जाती भी रही, फिर भी वह कुछ बोली नहीं, मुंह झुकाए चुप बैठी रही। अचला, क्या कहती हो? अच्छा अभी छोड़ो। आंचल से मृणाल आंख पहुंचते हुए बोली। अचला कुछ क्षण चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे चली गई। मृणाल ने ना सिर उठाया ना बात की। बुढ़िया सास के लिए उसे पकाना पड़ता है, वे बेहद अंधविश्वासी हैं, और कहीं यह सुन ले तो उसके हाथ का पानी तक न छुएंगी। अचला को उसने इसका आभास तक नहीं दिया। अचला रसोई में गई, वहाँ का कामकाज कर लिया और हाथ धोकर अपने कमरे में जाकर पड़ी रही। लेकिन और चाहे जिस कारण से भी हो, केवल घृणा से ही मृणाल ने उसके हाथ की रसोई नहीं खाई। इसे अचला मन में झूठी समझती थी, इसलिए उसने जानकर इस तरह का आघात पहुँचाया। अगर सच समझती तो वह मुंह से उच्चारण भी नहीं कर पाती। पर जिस सुबह की शुरुआत कलह से हुई, उसकी दोपहर को भगवान ने किसी की किस्मत से भोजन नहीं दिया था। इसे दोनों ने मन ही मन समझा। तीसरे पहर बैलगाड़ी दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। मृणाल अचला के कमरे में गई और कहा, नमस्ते करने आई हूँ सजली दी, अपने घर जा रही हूँ, जी में कभी आए तो बुलाना, फिर हाजिर हो जाऊंगी। थोड़ा थमकर बोली, जाने के समय बात भी न करोगी बहन? लेकिन अचला एक शब्द ना बोली, जैसी बैठी थी सिर झुकाए वैसी बैठी रही। उसके कमरे से निकलते ही मृणाल ने देखा महीम घर आ रहा है। बोली, जरा रुक जाओ सजलेदा, दादा तुम्हें प्रणाम कर लूँ। महीम ने पूछा, बिना खाए चल दी मृणाल, आज ना हो तो कल सवेरे चले जाना। मृणाल सिर्फ जरा होठों से ही हंसकर बोली, नहीं नहीं, जदू गाड़ी ले आया, आज मैं जाती हूँ, फिर कभी ले आना। यह कहकर उसने गले में आंचल डालकर प्रणाम किया। मेरे सिर की कसम, एक बार बुलाना मत भूल जाना। आज महीम हंस पड़ा, बोला, मुँह जली, तेरी आदत क्या कभी जाएगी नहीं? मरने पर जाएगी, उसके पहले नहीं। फिर एक बार हंसकर वह गाड़ी पर जा बैठी। मृणाल अचानक आज ही चली जा सकती है, अचला ने यह कल्पना भी न की थी। मृणाल ने खुद नहीं खाया, ना ही उसे खाने दिया, इसकी सबसे बड़ी सजा कैसे देगी? कमरे में अकेली बैठी अब तक यही सोच रही थी। जो प्यार करता है उसे घृणा करने का दोष लगाने जैसी बड़ी सजा दूसरी नहीं। यह बात प्यार से ही कह देता। मृणाल के लिए यही सजा तजवीज करके अचला बैठी थी। मृणाल इसे भ्राम लड़की समझकर हृदय से घृणा करती है। उठते बैठते यही उल्हाना देकर इसका बदला चुकाने का निश्चय किया था, सो बेकार हो गया।
लेकिन भूखी मृणाल जब विदा लेकर कमरे से बाहर चली गई तो उसकी भी आंखें आंसुओं से भर गई। पर मृणाल के होठों पर उस रत्ती भर हंसी की आवाज़ ने लम्हे ने सूखे मरु की तरह उस निकले आंसू को सोख लिया और किवाड़ की आड़ से उन दोनों की विदाई का दृश्य देख ठीक वज्र गिरे पेड़ की भांति जलती रही। थोड़ी देर बाद महिम अंदर आया तो अचला का स्वाभाविक धीरज जड़ से खत्म हो चुका था, लेकिन उसी सदा की शिक्षा और संस्कार ने उसे इतराता से बचाया। जी जान से अपने को जब्त करके सख्त हंसी हंसकर बोली, शहर के आदमी के देहात में आकर बसने जैसी विडंबना थोड़ी ही है ना। महिम ने स्त्री के मुख की तरफ देखा और कुछ क्षण चुप रहकर बोला, तुम अपने बारे में कह रही हो? मैं समझ रहा था शुरू में तुम्हें तरह तरह का कष्ट होगा, लेकिन मृणाल से तुम्हारी नहीं बनेगी यह नहीं सोच सकता था, क्योंकि उससे कभी किसी की लड़ाई नहीं हुई। तो क्या मैं मोहल्ले भर से लड़ती हूँ? यह तुमने कहाँ सुना? महिम ने धीरे से कहा, तुमने दिन भर खाया पिया नहीं, छोड़ो इस बात को, अभी ज़रूरत नहीं। अचला और भी जल भुनकर बोली, मृणाल दीदी भी तो बिना खाई घर गई है, लेकिन उनसे तो हंसकर बात करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। महिम ने आश्चर्य से कहा, यह सब तुम क्या कह रही हो? अचला, यही कह रही हूँ कि मैंने कौन सा ऐसा बहुत बड़ा अपराध किया है जिसके लिए मेरा अपमान किए बिना नहीं चल रहा था। महिम ने हद बुद्धि होकर वही प्रश्न फिर पूछा, क्या कह रही हो? मतलब क्या है इन बातों का? अचला अचानक जोर से बोल उठी, मतलब यही है कि किस कसूर पर मेरा यह अपमान किया तुमने? मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारा अपमान किया? हाँ हाँ तुमने। महिम ने प्रतिवाद किया, झूठी बात। अचला क्षण भर के लिए स्तंभित हो रही, उसके बाद स्वर को कोमल करके कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। खैर उसे छोड़ो, अगर तुम्हें सत्यवादी होने का अभिमान हो तो जरा सच्चा जवाब दो। महिम उत्सुक आंखों से सिर्फ देखता रहा। अचला ने कहा, मृणाल दीदी आज जो कुछ करके चली गई उसे क्या तुम्हारा देहाती समाज में अपमान नहीं कहते? उसमें तुम मुझे क्यों घसीट रही हो? महिम ने कहा। अचला, बताती हूँ, पहले यह कहो उसे यहाँ क्या कहते हैं? खैर वही अगर हो तो। महिम बोला। अचला, हाँ गांव में भी लोग अपमान ही समझते हैं ना। हाँ समझते हैं ना, फिर सब जानबूझकर तुमने अपमान कराया। तुम्हें बेशक पता है कि वे मेरा छुआ नहीं खाएंगे, ठीक है या नहीं? कहकर अपलक आंखों से ताकती हुई वह महिम के कलेजे के भीतर तक अपनी जलती निगाह गड़ाने लगी। महिम वैसा ही अभिभूत सा देखता रहा, पर मुंह से एक शब्द भी ना निकला। ठीक ऐसे ही समय में बाहर से एक आवाज आई, वो थी सुरेश की। महिम, अरे कहाँ हो महिम? अरे सुरेश, आओ आओ अंदर आओ, सब मजे में? महिम का स्वागत भाषण समाप्त होने के पहले ही सुरेश सामने आकर खड़ा हो गया। हाथ में ग्लैडस्टोन बैग को उतार कर बोला, हाँ मज़े में हूँ, मगर यह क्या अकेले खड़े हो? अचला बहुरानी पल में सचला होकर कहाँ अंतर ध्यान हो गई। उनकी ऊंची आवाज़ ने तो मोड़ पर से ही मुझे घर का पता बताया। वास्तव में अचला की आखिरी बात नाराज़गी में जरा जोर से ही निकली थी। वह घर के बाहर ही सुरेश के कानों तक पहुंची थी। सुरेश ने कहा, देख लिया महिम, विदुषी स्त्री पाने का कितना बड़ा लाभ है। कुछ दिन हुए आए और इसी बीच देहात के प्रेमालाप के ढंग तक को ऐसा हासिल कर लिया कि उसमें कोई त्रुटि निकाल सके। देहात की स्त्री में भी ऐसी मजाल नहीं। शर्म के मारे महिम के कान तक रंग गया। वह चुप खड़ा रहा। सुरेश ने कमरे की ओर देखकर अचला को लक्ष्य करके कहा, बड़े बेमौके आकर मजा कर दिया ना भाभी, माफ़ करना। महिम, अरे खड़े हो, बैठने को कुछ तो हो, ले चलो जरा बैठो। चलते चलते पाँव की गांठें टूट गई। अच्छी जगह घर बनाया था भैया, चलो चलो यहाँ से चलो, कलकत्ता चलो। चलो कहकर महिम ने उसे बाहरी बैठक में ले जाकर बैठाया। सुरेश ने कहा, भाभी मेरे सामने ना आएंगी क्या? पर्दा नशीन है। सुरेश के जवाब देने से पहले ही अचला बगल का दरवाज़ा ठेलकर अंदर आई। उसके चेहरे पर कलह की जरा भी निशानी नहीं। प्रसन्न मुख हो बोली, यह सौभाग्य तो आशातीत है, मगर यूँ अचानक? उनके हंसते प्रसन्न चेहरे से सुख सौभाग्य के निखरे विकास की कल्पना करके सुरेश का कलेजा डहा से मानो जल उठा। हाथ उठाकर उसने नमस्कार किया। कहा, लगता है यूँ अचानक आकर मैंने ठीक नहीं किया, मगर हो क्या रहा था अभी? देयर फर्स्ट डिफरेंस, या जब से आई हो मतभेद चल रहा है? कौन सा ठीक है? अचला ने हंसते हुए कहा, कौन सा सुनने पर आप खुश होंगे? दूसरा है ना, तो फिर मेरा वही कहना ठीक है। अतिथि का मन छोटा करना ठीक नहीं। सुरेश का मुंह गंभीर हो गया। बोला, किसने कहा? घर की मालकिन का तो असली काम है, वही पक्का परिचय है। घर ही नहीं
तो घर की मालकिन कैसी? अचला ने हंसते हुए कहा। गरीब के इस झोपड़े में आपकी रात कैसे बीतेगी इसी की चिंता हो रही है मुझे, मगर धन्य है आप जानकर यह दुख उठाने आए। पति की ओर देखकर बोली, अच्छा नयन बाबू से कहकर चंद्र बाबू के यहाँ रात को इनके सोने का इंतजाम नहीं कराया जा सकता? उनका घर पक्का है, बैठक भी है, इन्हें कोई तकलीफ ना होगी। सौजन्य की आड़ में दोनों के श्लेष के इन वारों से महिम का मन अधीर हो रहा था, मगर इसे रोके कैसे समझ नहीं पा रहा था। ऐसे में सुरेश ने खुद ही इसका प्रतिकार किया। हाथ जोड़कर बोल उठा, मुझसे गलती हो गई भाभी, पहले जरा चाय वाय पीकर ताज़ा तो हो लूँ, फिर नयन बाबू से कहो और शरण बाबू से कहो या चंद्र बाबू के पक्के घर में सोने की सिफारिश पर राजी हूँ, मगर चाहे जो कहो महिम, इस गांव घर पर ऐसा खिंचाव होना तो खुशी की बात है। महिम की ओर से अचला ने ही जवाब दिया। हंसकर कहा, खुश होना ना होना किसी के अपने ऊपर है, लेकिन यह मेरे ससुर का घर है, इस पर खिंचाव ना हो और बड़े लाट भवन पर हो तो वही तो झूठ है। खैर पहले संजीदा हो लीजिए, फिर बातें होंगी। मैं चाय के लिए पानी रखने को कह आई हूँ, 5 मिनट में चाय हाजिर करती हूँ, तब तक मुंह बंद करके जरा आराम कीजिए, कहकर हंसती हुई अचला चली गई। उसके वहाँ से जाते ही सुरेश की जी की जलन मानो बढ़ गई। अपने को वह सदा कमज़ोर और चंचल चित का ही जानता था और उसके लिए उसे लज्जा या शोभ भी ना था। छुटपन में महिम से उसकी तुलना करते हुए जब संगी साथी उसे ख्याली आदि कहा करते तो वह मन ही मन खुश होकर कहता, यह सही है कि मुझ में निश्चय ही दृढ़ता नहीं है, प्रवृत्ति से मैं मजबूर हूँ, किंतु मेरा दिल साफ है। मैं कभी नीच या छोटा काम नहीं कर सकता। मैं अपनी आमदनी समझकर खर्च करना नहीं जानता, अच्छे बुरे का विचार करके तब दान नहीं करता, मगर मेरा जी रो उठे तो बदन का कपड़ा तक किसी को दे आने में मुझे झिझक नहीं होती। सो जिसको भी और जिस कारण से भी हो, मगर मेरे बारे में किसी को भी यह शिकायत करने की गुंजाइश नहीं कि सुरेश ने किसी से डाहा की है या स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ किया है और उसे नहीं करना चाहिए। लिहाजा शुरू से दिल के मामले में जिसकी बेहद कमजोरी होने की बदनामी थी और खुद भी जिसे वह सत्य ही मानता था, उसी सुरेश ने जब अचला के संबंध में अंतिम क्षण में अपने ऐसे कठोर संयम का परिचय पाया तो अपने ही में इस अज्ञात शक्ति का आभास न केवल खुश हुआ बल्कि गर्व से उसकी छाती फूल गई। अचला के विवाह के बाद 2 दिन तक वह अपने को यह कहता रहा कि मैं कमज़ोर और लाचार नहीं, प्रवृत्ति का गुलाम नहीं, जरूरत पड़ने पर मन से सारी प्रवृत्ति को ही कुरेद कर फेंक दे सकता हूँ। अब मेरे मित्र और उनकी पत्नी यह सोचा करे कि दोस्ती क्या चीज़ होती है और उसके लिए कोई कितना त्याग कर सकता है। लेकिन किसी भी झूठ से ज़्यादा दिनों तक कोई दरार भरकर नहीं रखी जा सकती। उसका आत्मसंयम सत्य वस्तु न था, वह आत्म प्रतारण थी और नतीजा यह हुआ कि 1 हफ्ता गुजरते न गुजरते उसके झूठे संयम का मोह विस्फारित हृदय से धीरे धीरे निकलकर संकुचित कर देने लगा। उसका मन बार बार कहने लगा, इस त्याग से उसे क्या मिला, फिर इस त्याग ने उसे क्या दिया, अब किस सहारे वह अपने को खड़ा करेगा। फूफी कहेगी, बेटे अब तुम ऐसी बहू ले आओ, उसके सहारे गृहस्थी संभालूं। एक दिन समाज के फाटक पर केदार बाबू से भेंट हो गई। उन्होंने साफ कहा कि गलती हो गई। महिम ने अचला के ब्याह में ही शुरू से राजी ना थे। चूँकि सुरेश उदासीन सा रहा इसलिए लाचारी में राजी होना पड़ा। घर लौटकर उसका मन शाप देने लगा कि इस विवाह में दोनों सुखी ना हो। मेरे मित्र भी स्थिति से बाहर जाने की गलती महसूस करे और अचला भी अपनी भूल समझकर आत्मग्लानि की आग में जले, लेकिन इसके माने उसका दिल छोटा नहीं है। इस अकल्याण चाहने के लिए वह अपने मन में तरह तरह से दबाने लगा, पर उसका दुखी और प्रताड़ित मन वश में न आया। जिद्दी लड़के की तरह बार बार उसी को दोहराने लगा। इसी तरह उसने 1 महीना तो काटा। फिर एक दिन कौतूहल को दबा न पाकर हाथ में बैग लिए महिम के घर जा पहुंचा। सुरेश ने दोस्त की तरफ ताक कर कहा, अब समझ रहे हो महिम, मेरी बात कितनी सही थी। महिम, कौन सी बात? सुरेश, देहात में मैं रहता जरूर नहीं हूँ, पर उसका सब कुछ मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था कि गांव में समाज में बड़ा विरोध होगा। महिम ने सहज कहा, कहाँ विरोध तो वैसा कुछ नहीं हुआ। विरोध और किसे कहते हैं? तुम्हारे यहाँ किसी ने भोजन किया, यह क्या काफ़ी है या ये बेइज्जती नहीं? मैंने तो किसी को खाने के लिए कहा भी नहीं कहा। अच्छा, बहुबात की दावत का मुझे तो न्योता ही नहीं दिया। दावत ही नहीं हुई? सुरेश ने अचरज से कहा, दावत नहीं हुई? ओह, तुम्हारा तो लेकिन ऐसे कब तक उपद्रव से बचोगे? आफत मुसीबत है, बाल बच्चों का जनेऊ ब्याह है, दुनियादारी करोगे कि नहीं? अरे मैं कहता हूँ। जद्दू से चाय का सरंजाम लिए खुद मिठाई की रकाबी लेकर अचला आई। सुरेश की अंतिम बात उसके कानों में पहुंची थी,
पर चेहरे के भाव से सुरेश उसे समझ ना सका। दोनों दोस्त नाश्ता और चाय पीना हो चुका तो कंधे पर चादर रखकर महिम उठ खड़ा हुआ। गांव का जमींदार मुसलमान है। महिम उसके लड़के को अंग्रेजी पढ़ाता था। जमींदार खुद लिखा पढ़ा ना था मगर उदार था और महिम के प्रति सद्भाव रखता था, इसलिए समाज की दुहाई देकर गांव के लोग उस पर जुल्म करने की हिम्मत न कर सके। अचला ने कहा, आज पढ़ाने ना जाते तो क्या था? महिम बोला, क्यों? अचला के मन की शक्ति और हृदय की निर्मलता चाहे जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, सुरेश से उसका संबंध जैसा हो गया था, उसके इस अचानक आगमन से कोई स्त्री संकोच किए बिना नहीं रह सकती। सुरेश को वह पहचानती थी। उसका हृदय जितना बड़ा हो, उसकी सनक पर उसे आस्था न थी बल्कि डर ही लगता था। उसी के साथ उसे अकेली छोड़कर जाने के इस प्रस्ताव से वह उत्कंठित हो उठी, मगर चेहरे पर उसे जाहिर न होने दिया और बोली, खूब, यह भी होता है मेहमान को अकेला छोड़कर? नहीं, इससे अतिथि सत्कार में कमी न होगी, फिर तुम तो हो ही। अचला ने ऊह पू करके कहा, लेकिन मैं भी ना रह सकूंगी। यह जो उड़िया रसोईया है ना अपना, ऐसा पक्का है कि उसके साथ ना रहो तो एक कौर भी मुंह में रखना मुश्किल है। मैं बताओ तुम, बल्कि महिम ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, सोना होगा, महज घंटे 2 घंटे की तो बात है। उसने कोने से छड़ी उठा ली और एक तो यूँ महिम का नियम टूटना मुश्किल है, इस पर मामूली सी बात के लिए बार बार आग्रह करने में भी अचला को शर्म आने लगी। कहीं इस डर का राज सुरेश को मालूम हो जाए तो और भी शर्मिंदा ना होना पड़े। पर उसे किसी भी प्रकार नींद ना आई। उसके मन में दिन भर यह खींच जमा होती रही कि वह किसी झगड़े के रूप में निकल जाती तो शायद उसे चैन मिलता, मगर इस तरह जबान बंद कर देने का कारण वह भीतर ही भीतर जलती रही। प्रसंग तो बंद हो गया, जबरदस्ती उसे खोज कर क्यों झगड़ा करना, यह अचला के लिए असंभव था। सो कल्पना में ही पति को विपक्ष में खड़ा करके सुलगते सवालों से घायल करती हुई बिस्तर में छटपटाती रही। नींद जरा देर से टूटी। हड़बड़ाकर अचला बाहर निकली तो देखा जदू चाय की केतली हाथ में लिए रसोई की तरफ जा रहा है। पूछा, बाबू कुछ कह गए हैं? कह गए हैं, पहर भर में लौटेंगे, जदू ने कहा। और नए बाबू जाग गए? जी, उन्होंने ही तो चाय के लिए कहा है। अचला ने झटपट मुंह धोया, कपड़े बदले और बाहर निकली। देखा सुरेश कब का तैयार हो चुका है। कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी हैं। दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखकर कल वाली किताब पढ़ रहा है। अचला के पैरों की आहट से उसने नज़र उठाकर देखा, अचला के चेहरे पर रात के जागने के सारे लक्षण झलक रहे थे। आंखों के नीचे स्याह पड़ गई थी, गाल फीके, होठ सूखे। सुरेश देखने लगा और उसका जी डाह की आग से जलने लगा, मगर अपनी नज़र वह किसी भी तरह हटा न सका। उसके देखने के ढंग से अचला को अचरज हुआ, लेकिन वह मतलब ना समझ सकी। बोली, कब जागे आप? मुझे तो आज उठने में देर हो गई। हाँ, वही तो देख रहा हूँ, कहकर सुरेश ने धीरे धीरे गर्दन हिलाई। सामने की दीवार पर बड़ा सा पुराना आईना टंगा था। ठीक उसी आईने की तरफ देखते ही एक ही पल में अचला के सामने सुरेश की उस निगाह का अर्थ साफ हो गया और अपनी श्रीहीनता की शर्म से वह मानो गड़ गई। अपना यह मुख वह कहाँ छिपाए। जल्दी से उसने कमरे से बाहर निकल गई और बोलती गई, आपके लिए चाय लेती आती हूँ। सुरेश कुछ नहीं बोला। एक लंबी सांस भरकर वह सूनी आंखों देखता हुआ बैठा रहा। लगभग 10 मिनट बाद अचला चाय लेकर आई तो सुरेश अपने को संभाल चुका था। चाय का घूंट लेते हुए बोला, तुमने नहीं पी? नहीं, मैं अब नहीं पीती। क्यों? अब अच्छी नहीं लगती और तिस पर यह जगह गर्म है, पीने से नींद नहीं आती। तमाम रात सो नहीं सकी, एक रात नींद ना आए तो ऐसी सूरत बन जाती है और यह जला मुँह दिखाना भी मुश्किल हो जाता है, कहकर शर्माती हुई हंसने लगी। सुरेश कुछ क्षण चुप रहकर बोला, मगर यह तो तुम्हारी बचपन की आदत है। महिम अनुरोध नहीं करता पीने का? अचला, करे भी तो सुनता कौन है, और वह ऐसी चीज ही क्या है जो बिना पिए ना चले। अचला की यह सूखी हंसी थी, यह सुरेश ने स्पष्ट देखा। वह फिर कुछ देर चुप करके बोला, तुम्हें तो मालूम है भूमिका बनाकर बात करने की मेरी आदत नहीं, मगर तुमसे जी खोलकर तो एक बात पूछूं तो नाराज होगी? अचला हंसकर बोली, खूब है आपकी बात, नाराज क्यों होने लगी? सुरेश ने कहा, खैर तो यह पूछो, तुम यहाँ सुखी हो? आपका यह पूछना भी उचित है। अचला ने कहा, क्यों नहीं? नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ, यह बात आपके मन में आना ही अन्याय है। सुरेश जरा फीका हंसा, बोला, मन क्या कुछ न्याय अन्याय सोचता है अचला? महज 2 महीने पहले ऐसा सोचना मेरे लिए उचित ही नहीं, अधिकार था, और इन 2 महीनों के अरसे में मेरा वह अधिकार जाता रहा, तो मैं क्या नालिश भी नहीं करूँगा? अब मैं केवल वास्तविकता जानकर जानना चाहता हूँ
जब से आया हूँ कभी तो लगता है कि जीत गई हो और कभी लगता है हार गई हो। मेरा मन भी तुमसे छिपा नहीं। एक बार सच सच कहो तो क्या है? रुलाई का एक बेरोक उफान अचला के गले तक उठाया, लेकिन जी जान से उसे रोककर जोरों से सिर हिलाकर बोली, मैं मजे में हूँ। सुरेश ने धीमे से कहा, ठीक है। इसके बाद कुछ देर तक दोनों में से किसी को शब्द ढूंढे नहीं मिले। अचानक सुरेश चौंक कर बोला, और एक बात, मैंने तुम्हारे लिए इतना सहा है, यह तुम्हें कभी? अचला ने दोनों कानों में उंगली डालकर कहा, माफ़ करें, यह चर्चा अब ना करें। दोनों हाथ खुले दरवाजे में फैलाकर भागने की राह रोकते हुए सुरेश ने कहा, नहीं, माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। ठीक है। डरते हुए अचला पीछे हटते हुए बोली, अच्छा कहिए। डरो मत, मैं तुम्हारे बदन में हाथ ना लगाऊंगा, इतना होश अभी है। सुरेश फिर कुर्सी पर बैठ गया। बोला, इतना तो तुम्हें याद रखना ही होगा कि तुम पर अपना अधिकार मैं खो चुका हूँ, पर मेरे ऊपर तुम्हारा सारा अधिकार है। अचला, इसे याद रखने से मुझे कोई लाभ नहीं। लेकिन कहते कहते उसने देखा इस बात ने चोट पहुंचाकर सुरेश को बदरंग बना दिया। तुरंत खुद भी उसने महसूस किया कि उसे भी अफसोस ने चोट की है। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सुरेश बाबू, यह बातें सुनना मेरे लिए पाप है और आपको कहना भी उचित नहीं है। आप ये बातें उठाकर मुझे क्यों दुख दे रहे हैं? उसके चेहरे पर नज़र रोककर सुरेश ने कहा, दुख तुम्हें होता भी है अचला? क्यों, मैं क्या पत्थर हूँ? सुरेश ने अपनी निगाह अचला पर से नहीं हटाई, पर अचला की आंखें झुक गई। धीरे धीरे कहा, बस यही मेरे जीवन भर का सहारा है, इसे मैं नहीं छीनना चाहता। वह कुछ क्षण स्थिर रहकर फिर बोला, जब तुम पत्थर नहीं हो तो तुम इस अंतिम भीख से तुम मुझे वंचित नहीं कर सकती। तुम्हारे सुख की जिम्मेदारी जिस पर है, लेकिन तुम्हारे हाथों जब दुख ही मिलता रहा तो तुम्हारे दुख का बोझा भी मैं आज से मेरा है। यही वरदान मांगता हूँ, यही भीख दे दो। कहते कहते आंसुओं से उसका गला रूंध गया। अचला की आंखों से भी उसके पिछले दिन और रात की सारी संचित वेदना ना चाहते हुए भी गलकर झरने लगी। इतने में दरवाजे के बाहर जूतों का शब्द सुनाई पड़ा और तुरंत ही अंदर दाखिल होते हुए महीम ने कहा, क्यों भाई सुरेश, चाय वाय पी? सुरेश से तुरंत जवाब देते न बना। उसने किसी प्रकार सिर झुकाकर धोती की छोर से आंखें पहुंची और अचला आंचल में मुंह छिपाए महीम के बगल से जल्दी से निकल गई। महीम एक पांव चौखट के अंदर और एक पांव बाहर रखकर हदबुद्दी सा खड़ा रह गया। अपने को जब्त करके महीम अंदर एक कुर्सी पर बैठ गया। जिस स्थिति में मनुष्य का मन निहायत बेहयाई और तपाक से झूठ गढ़ सकता है, सुरेश की स्थिति वही थी। उसने झट हाथ से आंसू पोंछकर शर्माया सा कहा, सचमुच मैं बेहद कमज़ोर हो पड़ा हूँ। लेकिन महीम ने इसके लिए कोई बेचैनी ना दिखाई, यहाँ तक कि इसका कारण भी ना पूछा। तब सुरेश अपने आप कैफियत देने लगा। बोला, कहने को जो चाहे कहे लोग, मगर मैं यह जोर के साथ कह सकता हूँ कि इन लोगों की आंखों में आंसू देखकर जाने कहाँ से तो अपनी आंखों में भी आंसू आ जाता है, रोक के नहीं रुकता। मैं नहीं पहुँच गया होता तो केदार बाबू तो इस बार हरगिज़ ना बचते, मगर बड़ा अजीब बदमिजाज है महीम। इकलौती लड़की, उसे भी खबर नहीं करने दी। शादी होने के बाद दिन से ही नाराज है, सो नाराजी सही। मैंने कहा होना था सो हो चुका। महीम, चाय तो मिली? सुरेश ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मिल गई, मगर बाप से ऐसा सलूक मिले तो किसकी आंखों में आंसू ना आए? कहो मर्द ही नहीं झेल सकते तो फिर औरत ठहरी। महीम बोला, जरूर। रात को सोने में दिक्कत तो नहीं आई? नींद आई थी ना ठीक से? नई जगह? सुरेश झट बोल उठा, नहीं नहीं नहीं, नई जगह भी मुझे नींद में कोई दिक्कत ना हुई, एक ही करवट में सवेरा हो गया। अच्छा महीम, केदार बाबू ने अपनी बीमारी के बारे में कतई बताया नहीं? महीम ने बिल्कुल सहज भाव से कहा, बेशक अजीब है। फिर जरा हंसकर कहा, मुंह धोकर जरा घूमने नहीं चलोगे? जाओ झटपट तैयार हो जाओ, मुझे फिर घंटे भर में ही निकलना पड़ेगा, मेरा तो सुबह का नित्यक्रम भी नहीं हुआ। सुरेश ने किताब में ध्यान गड़ाते हुए कहा, कहानी मजे की लग रही है, ख़त्म ही कर डालूं तो अच्छा है। वही करो, मैं 2 घंटे के अंदर अंदर लौट आऊँगा, कहकर महीम उठ गया। उसके मुड़ते ही सुरेश ने आंखें उठाकर देखा, किसी अदृश्य हाथ ने मानो उसके समूचे चेहरे पर एक पुतारा श्रम की स्याही फेर दी। जिस दरवाजे से महीम गया उसी खुले दरवाजे की ओर एकटक देखता हुआ सुरेश काठ जैसा सख्त बैठा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके आयोजित उत्तरदायित्व की सारी विफलता कुड़न से उसके सर्वांग में डंक मारती रही। दोनों मित्र की बातचीत दरवाजे की आड़ से अचला ध्यान लगाकर सुन रही थी। महीम कपड़े बदलने के लिए कमरे में आकर चलने को तैयार हुआ, तभी अचला दरवाजा ठेलकर भीतर आई। मेरे पिताजी ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है? अचानक ऐसे सवाल का मतलब न समझकर महीम उत्सुक होकर उसको देखता रहा। मेरी बात शायद आप समझ नहीं सके। नहीं,
प्रिय न होते हुए भी बात साफ है, मगर मतलब समझना मुश्किल है, कम से कम मेरे लिए, महिम ने कहा। भीतर के क्रोध को भरसक दबाते हुए अचला ने कहा, कठिन तुम्हारे लिए दोनों में से कोई नहीं, कठिन है कबूल करना। जो बात सुरेश को तुम सहज ही जताए, वही बात मुझे बताने की तुम्हें हिम्मत नहीं पड़ रही है। महिम, आज मैं तुमसे साफ पूछना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी तुम्हारे लिए इतने नाचीज हैं कि उनकी सख्त बीमारी की बात पर भी तुमने ध्यान देना उचित नहीं समझा। बिल्कुल जरूरी है, मगर यहाँ जरूरी ना हो तो वहाँ मुझे क्या करने को कहती हो, महिम ने कहा। अचला, कहाँ जरूरी नहीं है, सुनो जरा। महिम ने चुपचाप एक बार स्त्री की ओर ताका और कड़े स्वर में कह बैठा, जैसे अभी सुरेश के लिए नहीं था, और जैसे इसके लिए तुम्हारा भी नाराज होकर मेरे मुँह से कठोर शब्द कहलाना जरूरी ना था। कर छोड़ो, जिसके नीचे कीचड़ है उस पानी को हिलोड़ना मैं बुद्धिमानी नहीं समझता, कहकर महिम बाहर आ रहा था। अचला ने झपटकर सामने से रास्ता रोक लिया। जरा देर वह दांतों से अपना होठ जोर से दबाए रखे, ठीक जैसे किसी आकस्मिक सख्त चोट के मार्मिक सख्त की चीख को भी जी जान से दबा रही हो, ऐसा लगा। तुम्हारा क्या बाहर कोई जरूरी काम है? 2 मिनट रुक नहीं सकोगे? हाँ, रुक सकता हूँ। तो फिर बात साफ हो ले, पानी जब हट जाता कीचड़ का पता चल जाता, यही ना? महिम ने सिर हिलाकर कहा। हाँ। अचला, नहा कि पानी को हिलोड़ने को मैं हिमायती नहीं, मगर इसी डर से भी बंद रखना क्या ठीक है? हिलोड़ना होता हो तो मगर कीचड़ से छुटकारा मिले, क्या ख्याल है? महिम ने सख्त होकर कहा। मुझको ऐतराज नहीं, लेकिन उससे भी जरूरी काम पड़ा है, अभी समय नहीं। अचला ने भी वैसी ही सख्त आवाज में कहा। तुम्हारे इस ज़्यादा जरूरी काम के हो जाने पर तो मिलेगी फुर्सत, खैर ना हो मैं इंतजार करूंगी। महिम कमरे से बाहर हो गया। जब तक वह दिखता रहा वह स्थिर होकर खड़ी रही, उसके बाद किवाड़ बंद कर लिया। घंटे भर बाद जब नहाने को कहने के लिए सुरेश के कमरे में पहुंची तो उसकी थकी और शोक भरी सूरत का अनुभव सुरेश नजर ही कर सका। वह समझ गया, हो ना हो महिम से उसकी कुछ खटपट हुई है। वह सिमट सा गया, मगर प्रश्न करने की हिम्मत ना हुई। अचला चुपचाप खड़ी रही, फिर पूछा, यह क्या हो रहा है? सुरेश कपड़ों का बैग सहेज रहा था, बोला, गाड़ी तो 1 बजे की है, पहले सब ठीक ठाक किए लेता हूँ। आप क्या आज ही चले जाएंगे? हाँ, लेकिन क्यों भला? सुरेश ने सिर झुकाए का, और ज़्यादा रहना क्या, तुम लोगों से एक बार भेंट करनी थी, हो गई। अचला, तो आप इधर आ जाइए, यह सब काम औरतों का है, आप लोगों का नहीं, मैं सब सहेज देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम छोड़ दो, यह ऐसा भी क्या काम है? लेकिन उसके मुंह की बात खत्म होने से पहले ही अचला ने बैग उसके हाथ से ले लिया, उसकी चीज़ों को बाहर निकाला और तय किए हुए कपड़ों को फिर से चपोत कर बैग में रखने लगी। पास खड़ा सुरेश सकुचा कर कहता गया, कोई ज़रूरत नहीं। अचला ने थोड़ी देर तक उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। काम करते करते कहने लगी, आपकी बहन या स्त्री होती तो वह भी यही काम करती, आपको नहीं करने देती, मगर आपको डर है कहीं आपके दोस्त आकर देख ना ले। मगर देखें तो क्या, यह काम तो औरतों का ही है ना। सुरेश चुप खड़ा रहा। अभी अभी महिम के साथ उसका जो कुछ हो चुका, अचला उसे नहीं जानती, अतएव उस बात का जिक्र कर उसे दुखाने की हिम्मत ना हुई, लेकिन डर भी लगता था कहीं महिम आकर फिर अपनी आंखों से ना देख ले। बैग को ढंग से सजाकर अचला ने धीरे से कहा, पिताजी की बीमारी का जिक्र ना करना ही ठीक था, इससे उनका महज अपमान ही नहीं हुआ है, उन्होंने तो डकार भी ना ली। महिम ने तुमसे क्या कहा? अचला ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, आंख के इशारे से बगल के दरवाजे को दिखाकर कहा, वहां खड़ी होकर मैंने अपने कानों से सब सुना। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ अचला। अचला ने हंसकर कहा, क्यों? कारण तो तुमने खुद ही बनाया, अपनी गलती से मैंने तुम्हारा और उनका दोनों का अपमान किया, खास करके इसलिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अचला ने नज़र उठाकर देखा, अचानक भीतर के आवेग से उसकी आंखें, उसका चेहरा दमक उठा। बोली, आपने किया चाहे जो कुछ भी हो सुरेश बाबू, पर किया तो मेरे लिए ही ना, मुझे शर्मिंदगी से बचाने के लिए शर्मिंदगी आपको झेलनी पड़ी, फिर भी आपको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़े, ऐसी अनाड़ी मैं नहीं। आप किस लिए लज्जित हो रहे हैं? आपने जो किया ठीक किया। सुरेश की ठगी सी सूरत देखकर अचला ने समझा वह उसकी बात का मर्म समझ नहीं सका, इसलिए थोड़ी देर चुप रहकर बोली, आप आज ना जाएं सुरेश बाबू, यहाँ आपको अगर कुछ शर्मिंदा होना पड़ा तो वह मेरी लाज ढकने के लिए, वरना अपने लिए आपको पड़ी भी क्या थी। यह घर आपके अकेले मित्र का नहीं है, इस पर मेरा भी बहुत अधिकार है, उसी बल पर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, अतिथि होकर कुछ दिन रहे। उसका साहस देखकर सुरेश ठक रह गया, दुविधा में पड़कर कुछ कहना चाहता था कि तभी देखा महिम आ रहा है। अचला उस समय तक सामने बैग को रखे इधर को पीठ किए थी, महिम के आने की खबर उसको ना थी। इस डर से सुरेश
सकुचाकर बोल उठा। तुम्हारा काम हो चुका महिम? हाँ हाँ हो गया, कहकर अंदर आते ही अचला को उस हालत में देखकर बोला, यह क्या हो रहा है? अचला ने मुंह फिर कर देखा, मगर उस सवाल का जवाब न देकर पिछले प्रसंग के सिलसिले में ही बोली, आप हमारे मित्र हैं। और मित्र ही क्यों, आपने जो हमारे लिए किया है, आप हमारे आत्मीय हैं। आपके इस तरह चले जाने से मेरी लज्जा और शोभ की सीमा न रहेगी। आज तो मैं आपको हरगिज़ न जाने दे सकती हूँ। सुरेश सूखी हंसी हंसकर बोला, जरा सुन लो महिम, तुम लोगों से मिलने आया था, मिलना तो हो गया बस। इस जंगल में मुझे ज़्यादा दिन रोकने का तुम लोगों का क्या होगा? मेरे लिए तो दुख का ही नतीजा है ना। महिम ने धीरे से स्वर में कहा, शायद नाराज होकर चले जा रहे हो, इन्हें यह पसंद नहीं। तुम्हें क्या पसंद है? मेरी बात तो नहीं हो रही, महिम ने कहा। सुरेश मनी मन अत्यंत उत्कंठित हो उठा। इस अप्रिय प्रसंग को किसी प्रकार दबा देने की नीयत से खुशी का नाटक करता बोला, झूठ आरोप क्या लगाना, मैं नाराज क्यों होने लगा? भला गजब के आदमी हो तुम लोग। खैर यही चाहते हो तो दो एक दिन ठहर जाऊंगा। भाभी कपड़े सहजने की जरूरत नहीं, निकाल दो। चलो महिम, तुम लोगों के पोखरे में जो लोग नए जूते की तीखी चिकोटी को चुपचाप बर्दाश्त करके लापरवाह होने का दिखावा करते हैं, ठीक उन्हीं की तरह सुरेश ने भी हंसी खुशी से तमाम दिन काट दिया। लेकिन दूसरे से जिसे और भी छिपे तौर पर उस चिकोटी की पीड़ा सहनी पड़ी, उससे ना ऐसा करते बना। पति के अटूट गांभीर्य के आगे इस घिनौनी बनावट और बेहयाई के लोभ और अपमान से उसे सिर पीटकर मरने को जी चाहने लगा। उसे वह मन की ओर से आज भी नहीं पहचान पाई थी, पर बुद्धि की ओर से पहचाना था। उसने साफ देखा कि इस तेजस्वी बुद्धि वाले स्वल्पभाषी व्यक्ति के सामने यह नाटक नितांत विफल रहा और स्याही हर पल मानो उसी के चेहरे पर गाड़ी पुतती जा रही है। आज सुबह के बाद महिम कहीं बाहर नहीं गया, सो दिन के बाद भात खाने से लेकर रात को पूरी खाने तक प्राय सारा समय इसी तरह बीत गया। रात में बड़ी देर तक बिछावन पर छटपट छटपट करते हुए अचला ने कहा, रात भर बत्ती जलाकर पढ़ने से दूसरा कोई और नहीं सो सकता? तुम्हें इतनी भी दया की आशा मैं नहीं कर सकती क्या? उसकी उस आवाज़ से चौंक कर महिम ने बत्ती उतार कर कहा, गलती हो गई, मुझसे माफ़ करो। और उसने बत्ती बुझा दी, किताब रखकर बिस्तर पर लेटा रहा। इस मांगी हुई कृपा को पाकर अचला ने एहसान नहीं जताया, लेकिन इससे उसकी नींद में भी कोई सुविधा ना हुई, बल्कि जितना ही समय बीतने लगा यह मौन अंधेरा मानो पीड़ा से बोझिल होकर हर पल उसके लिए दुस्सह हो उठने लगा। जब सहा नहीं गया तो उसने धीरे से पूछा, अच्छा जानते हुए या अनजाने में दुनिया में गलती करने ही से सजा भोगनी पड़ती है, सच है क्या? महिम ने सहज ही उत्तर दिया, पंडित लोग ऐसा ही तो कहते हैं। अचला फिर जरा देर चुप रही, बोली, तो फिर हम दोनों ने किसने गलती की है जिसका बुरा अंजाम अभी से आरंभ हो चुका है? उसका अंतिम परिणाम क्या होगा अंदाजा कर सकते हो तुम? महिम, नहीं। अचला, मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन सोच विचार करके मैंने इतना भर समझा है कि और बातें छोड़ भी दे, मर्द होने के नाते इस सजा का ज़्यादा हिस्सा मर्द को ही उठाना चाहिए। महिम बोला, थोड़ा और सोचो तो देखोगी, औरत का बोझ इससे एक तिल भी कम नहीं होता। मगर यह मर्द है कौन, मैं या सुरेश? अचला सिहर उठी। महिम अंधेरे में भी जान गया। थोड़ी देर चुप रहकर अचला ने कहा, कभी मेरे मुंह पर ही तुम मेरा अपमान शुरू कर दोगे? यह मैंने नहीं सोचा था। यह भी जानती हूँ कि एक बार यह शुरू हो जाए तो कोई कह नहीं सकता कि कहाँ जाकर ख़त्म होगा, मगर झगड़ना मेरे बस का नहीं। और चूंकि ब्याह हो गया है, इसलिए लड़ झगड़ कर तुम्हारी घर गृहस्थी करती रहूं, यह भी ना होने का। कल हो चाहे परसों मैं पिताजी के पास लौट जाऊंगी। महिम, तुम्हारे पिता चकित होंगे? अच्छा नहीं, वे इसको जानते थे, इसलिए बार बार मुझे सचेत करने की कोशिश भी की थी। इसका नतीजा अच्छा ना होगा। कलकत्ते में चल सकता है, लेकिन गवई गांव समाज में सगे संबंधी हित मित्र सबको छोड़कर सिर्फ स्त्री के साथ किसी का ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। लिहाजा वे और जो चाहे जो हों, चकित तो नहीं होंगे। महिम, तब तुमने उनकी मनाही मानी क्यों नहीं? जी जान से एक उच्छ्वासित निश्वास को दबाकर वह बोली, मैं समझती थी कि बिना समझे बुझे तुम कुछ भी नहीं करते। तो अब क्या ख्याल जाता रहा? हाँ, इसलिए साझेदारी के व्यापार में सुविधा नहीं हुई। यह जानकर दुकान उठाकर लौट जाना चाहती हो? हाँ। महिम कुछ क्षण चुप रहकर बोला, तो फिर चली जाना, लेकिन तुमने अगर इसे व्यापार समझना ही सीखा है तो मुझसे
तुम्हारे विचार का कभी मेल ना होगा, मगर यह भी ना भूलना कि व्यापार को समझने में भी समय लगता है। तुम्हारी यह धारणा कभी टूटे तो मुझे सूचित करना, मैं जाकर लिवा लाऊंगा। अचला की आंख में आंसू की एक बूंद लुढ़क पड़ी। हाथ से उसे पहुंचकर कुछ देर वह स्थिर रही, फिर कंठ स्वर को संयत करके बोली, भूल किसी से बार बार नहीं होती। मैं नहीं समझती कि तुम्हें यह कष्ट कभी उठाने की जरूरत पड़ेगी। महीम, जिसे समझा नहीं जा सकता उसे भविष्य कहते हैं, इसलिए उस भविष्य की फिक्र भविष्य पर छोड़कर आज तो मुझे माफ़ करो, मुझसे अब बकबक नहीं किया जाता। अचला को चोट लगी, बोली, मजाक कर रहे हो? अगर यह सच है तो भूल है, सच ही मैं कल परसों चली जाना चाहती हूँ। महीम, मैं सचमुच तुम्हें जाने देना नहीं चाहता। अचला अचानक तैश में आकर बोले, तुम क्या मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे रोक कर रखोगे? हरगिज नहीं कर सकते, पता है। हाँ ठीक है, मगर वह भी आज रात की बात नहीं, कल परसों जब जाओगी तब सोचकर देखा जाएगा। कहकर उसने तकिए को उल्टा कर बात कतई बंद कर दी और थोड़ी ही देर में वह सो भी गया। सवेरे चाय पीते वक्त सुरेश ने पूछा, महीम तो आज शायद आज भी खेतों की निगरानी को निकल गया है। अचला सिर हिलाकर बोली, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनका अपना नियम नहीं टूट सकता। चाय का प्याला होठों से अलग करते हुए सुरेश ने कहा, एक हिसाब से हम लोगों से बहुत अच्छा है। उसके काम की एक गति है जो कल के पहिए सी तब तक जरूर चलेगी जब तक कि उसमें कुंजी भरी है। अचला, आप क्या कल से होने को ही ठीक कहते हैं? सुरेश, हाँ कहता हूँ, क्योंकि ऐसा कर सकना अपनी क्षमता के बाहर है। दुर्बल होना भी कितना बड़ा गुनाह है यह तो मैं जानता हूँ, इसलिए जो स्थिर मिजाज का है उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन आज मुझे छुट्टी दो, मैं चलूँ। अचला तुरंत राजी हो गई, बोली, जाइए, मैं कल जाऊँगी। तुम कहाँ जाओगी कल? कलकत्ते। अचानक? कहाँ, कल तो यह इरादा नहीं सुना था। पिताजी बीमार है, उन्हें देखने जाऊँगी। सुरेश के चेहरे पर उद्वेग की छाया उगाई। बोला, बीमार पिता को देखने की इच्छा दुनिया में अनहोनी नहीं, मगर डर लगता है कहीं मेरे कारण नाराज वराज होकर। अचला ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सामने से जदू जा रहा था। सुरेश ने पुकार कर पूछा, अरे क्यों रे जदू, तेरे बाबूजी खेत से लौट आए? जदू, जी आज सवेरे तो वे कहीं गए ही नहीं, अपने पढ़ने के कमरे में सो रहे हैं। अचला झटपट गई, दरवाजे से झांक कर देखा, महीम एक कुर्सी पर उठंग कर सामने की मेज पर दोनों पांव रखे सो रहा है। रात की अधूरी नींद कोई इस तरह पूरी कर रहा है, यह कोई अनोखी तो बात नहीं, लेकिन अचला के आश्चर्य का वास्तव में ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि उसके पति दिन का काम बंद करके असमय में सो गए हैं। वह पैर दबाए अंदर गई और चुपचाप उसकी ओर ताकने लगी। सामने के झरोकों में से छनकर सवेरे की हल्की आभा उस सोए हुए मुखड़े पर पड़ रही थी। आज अचानक ही एक ऐसी चीज नजर पड़ी जिसे इसके पहले उसने कभी नहीं देखा था। आज उसने देखा शांत मुखड़े पर मानो अशांति का महीन जाल सा पड़ा है। ललाट पर जो कुछ लकीरें झलक रही हैं, साल भर पहले ये दाग नहीं थे। उसे लगा सारा चेहरा किसी छिपी वेदना से श्रांत और पीड़ित है। वह चुपचाप आई थी, चुपचाप ही चली जा रही थी, लेकिन पीक दान को पैरों की ठोकर लग गई और उसी आहट से महीम ने आंखें खोल दी। अचला ने पूछा, इस समय सो रहे हो? तबीयत तो खराब नहीं? महीम ने आंख मलते हुए कहा, क्या पता, तबीयत का खराब ना होना ही ताज्जुब तो है। अचला ने और कुछ न पूछा, कमरे से बाहर चली गई। खा पी चुकने के बाद सुरेश जाने की तैयारी कर रहा था। महीम पास ही एक कुर्सी पर बैठकर उससे बात कर रहा था। अचला दरवाजे के पास आकर बिना किसी भूमिका के बोल उठी, मैं भी कल जा रही हूँ, सुविधा हो तो आप जरा पिताजी से मिल लेंगे? सुरेश ने अचरज से कहा, अच्छा। फिर महीम की तरफ निगाह करके पूछा, भाभी जी को तुम कल ही कलकत्ते भेज रहे हो क्या? स्त्री की इस बदतमीजी से महीम जल भून उठा, परंतु चेहरे के भाव को प्रसन्न रखकर ही वह बोला, दूसरी कोई अड़चन नहीं थी, पर देहात के गृहस्थ घर में नाटक करने का रिवाज नहीं। कल क्या आज ही तुम्हारे साथ भेज सकता था? सुरेश का चेहरा शर्म के मारे तमतमा उठा। यह देखकर अचला तुरंत जबरन हंसती हुई बोली, सुरेश बाबू, हम लोगों का घर शहर में है, इसके लिए शर्म महसूस करने की कोई वजह नहीं। बीमार पिता को देखने जाना अगर गांव में जायज़ नहीं है तो मेरे ख्याल से अपने शहर का नाटक कहीं बेहतर है। ना हो तो आज भर रुक जाइए। ना सुरेश बाबू, कल साथ ही चलेंगे। उसकी इस ढिठाई से सुरेश का चेहरा फीका हो गया। वह सिर झुकाकर कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे रुकने की गुंजाइश नहीं भाभी जी, जाना हो तो कल जाइए आप, मैं तो आज ही चला। कहते कहते उत्तेजना में वह अचानक बैग लेकर खड़ा हो गया। उसकी उत्तेजना के इस आवेग ने अचला को भी एक बार मानो भूल से झकझोर दिया। व्याकुल होकर बोली, गाड़ी को अभी काफ़ी देर है सुरेश बाबू,
तुरंत मत जाइए, रुक जाइए थोड़ी देर, कृपा करके मेरी 2 बातें सुन जाइए। उसके आर्द्र करुण अनुरोध से दोनों ही श्रोता चौंक उठे। अचला बिना किसी तरफ देखे कहने लगी, मैं आपके किसी भी काम ना आ सकी सुरेश बाबू, मगर आपके सिवा हमारा बुरे वक्त का मित्र कौन है? आप जाकर पिताजी से कह दें, इन लोगों ने मुझे बंद करके रखा है, कहीं जाने नहीं देंगे, मैं यहाँ मर जाऊंगी। आप लोग मुझे 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 यहाँ से ले चलिए। सुरेश बाबू जिसे प्यार नहीं करती उसकी घर गृहस्थी करने को आप लोग मुझे यहाँ ना छोड़े। महिम विहल सा चुपचाप ताकता रहा। सुरेश ने मुड़कर दोनों आंखें चमकाकर जोर से कहा, तुम्हें पता है महिम, ये भ्राम है। स्त्री हुई तो क्या हुआ, इन पर पाशविक बल प्रयोग का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। महिम जरा देर के लिए अभिभूत हो गया था। अपने को जब्त करके उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम किस लिए क्या कर रही हो, जरा सोचकर देखो अचला। फिर वह सुरेश से बोला, पशु बल या मनुष्य बल, मैंने कभी किसी पर कोई बल का प्रयोग नहीं किया। खैर अगर रुक सको तो तुम आज रुक जाओ सुरेश, कल इन्हें साथ ही लेकर जाना, मैं खुद जाकर गाड़ी पर सवार कराऊंगा। इससे गांव वालों की आंखों को इतना बुरा भी ना दिखेगा। कुछ क्षण रुककर बोला, मुझे जरा काम है, मैं जाता हूँ। आज अब जाना ही ना हुआ तो कपड़े बदल डालो सुरेश, मैं आधे घंटे में लौट आता हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे बाहर चला गया। अचला मूरत की नाई सी चौखट पर थामकर खड़ी रही और उसी तरह खड़ी रही। सुरेश 1 मिनट को सिर झुकाए खड़ा रहा, फिर ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, वाह मजे का अभिनय हो गया एक अंक का। तुमने भी कुछ बुरा नहीं किया, मगर मैंने तो बहुत अच्छा किया। उसके घर में उसकी स्त्री के लिए उसी पर आंखें तरेड़ दी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और मेरे दोस्त एक मीठी हंसी हंसकर मानो वाहवाही देकर चल दिए। मैं शर्त बदल कर यह कह सकता हूँ अचला, वह सिर्फ जी खोलकर हंसने के लिए काम का बनाकर चला गया। खैर जरा आईना तो ला दो भाभी, एक बार देख लूँ क्या शक्ल बनी है अपनी। यह कहने के बाद सुरेश ने देखा अचला का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया। वह कुछ बोली नहीं, सिर्फ एक लंबा निश्वास छोड़कर वहां से चली गई। जिस शैया को छूने में भी अचला को आज नफरत होनी चाहिए थी, रोज की तरह शाम को वही शैया जब वह बिछाने के लिए कमरे में गई तो उसका मन कहाँ और किस दशा में था। जिनको भी मानव मन की थोड़ी बहुत जानकारी है उनसे तो यह अजाना नहीं। यंत्र चालित की तरह नियमित काम करके जब वह लौट रही थी तभी सामने की मेज पर उसकी नज़र पड़ गई। एक सांस में वह पैड पर पड़ी एक छोटी सी चिट्ठी को पढ़ गई। महज 2-3 पंक्ति, दिन नहीं तारीख नहीं। मृणाल ने लिखा था, सजले दादाजी आखिर क्या कर रहे हो यह, परसों से तुम्हारी राह देखते देखते तुम्हारी मृणाल की आंखें घिस गई। बड़ी देर तक अचला की पलक नहीं हिली। ठीक पत्थर की बनी प्रतिमा जैसी पलक विहीन दृष्टि उसी एक पंक्ति पर गड़ाए वह स्थिर खड़ी रही। यह चिट्ठी कब की है, कब, कौन दे गया, यह सब उसे कुछ भी मालूम नहीं। मृणाल का घर किधर को है, किस मुंह को है, उसके घर का दरवाज़ा किस रास्ते पे है, क्यों है इस उत्सुकता और आकुलता से राह में अपनी नज़र बिछाए है, कुछ भी जानने की गुंजाइश नहीं। सामने स्याही की यह लकीर सिर्फ इतना ही बता रही थी कि जाने किस परसों से कोई किसी की राह में नज़र बिछाकर अपनी चौखट करने का उपक्रम कर रही है, मगर दर्शन नहीं मिलते। इधर उस झुटपुटे कमरे के अंदर एकटक देखते देखते उसकी अपनी आंखें वेदना से पीड़ित हो गई और काले काले हर्फ पहले तो धुंधले फिर मानो छोटे छोटे कीड़े से कागज पर रेंगने लगे। पता नहीं कब तक वह इसी तरह देखती रह जाती, लेकिन अपने अनजाने अब तक उसके अंदर जो निश्वास जमता जा रहा था, जब वह रूंधे स्रोत से बांध तोड़ देने की तरह अचानक जोर से निकल पड़ा तो उसी की आवाज़ चौंक कर वह होश में आई। नज़र उठाकर देखा, आंगन में सांझ का अंधेरा उतर आया। जदू बाहर के कमरे में लालटेन देने के लिए चला जा रहा था। पूछा, जदू बाबू लौट आए? नहीं माँ जी, वे तो अभी तक नहीं लौटे। अब अचला को याद आया, दोपहर के उस शर्मनाक अभिनय के एक अंक के बाद से वे जो बाहर गए हैं तब से लौटे नहीं। पति के रोज रोज के रवैये से आज उसे जरा भी संदेह ना रहा। सुरेश के आने के बाद से घर में लड़ाई झगड़ा का रोज रोज एक ऐसा सिलसिला जारी हुआ कि उसमें उलझकर अचला सब कुछ भुला बैठी। वह अपने पति को प्यार नहीं करती, मगर गलती से उससे विवाह किया है। इसी भूल की जिंदगी भर गुलामी करने के खिलाफ उसका चंचल मन बगावत की घोषणा करके रात दिन जूझ रहा था। मृणाल की बात वह एक तरह से भूल गई थी, पर आज सांझ के धुंधलके में जब उसी मृणाल की एक पंक्ति सारी जलन और उल्टे स्रोत से बह आई तो पल में यह प्रमाणित हो गया कि भूल से अपना पति बनाए हुए पुरुष का और किसी नारी से अनुरक्त होने का संदेह जी को जलाने के लिए दुनिया की और किसी चिंता से हरगिज छोटा नहीं।
उसने फिर एक बार चिट्ठी पढ़ने के ख्याल से हाथ बढ़ाया, लेकिन निबिड़ घृणा से उसका हाथ आप ही लौट आया। चिट्ठी वहीं खुली पड़ी रही। अचला बाहर आई और खंबे के सहारे स्तब्ध खड़ी रही। अचानक उसे लगा सब झूठ है। घर द्वार, पति परिवार, खाना पहनना, सोना बैठना, कुछ भी तो सत्य नहीं। किसी भी चीज के लिए मनुष्य का हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं। केवल आदमी मन के भ्रम से ही छटपटाता रहता है, वरना क्या शहर, क्या झोपड़ा, क्या राजमहल, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन का रिश्ता ही कहाँ। आखिर किस लिए ये लड़ाई झगड़ा, रोना पीटना। दोपहर की उस उतनी बड़ी घटना के बाद भी जो पति स्त्री को अकेली छोड़कर घंटों बाहर रह सकता है, उसके मन की बात को जानने के लिए सिरदर्द ही क्यों। यह सब झूठ है, धोखा है, मरीचिका सा भ्रम है। परंतु दुनिया उसके लिए ऐसी सूनी हो जाती यदि वह मृणाल की भाषा पर ही सारी चिंता न लगाकर मृणाल को ही जरा समझने की कोशिश करती। दूसरी स्त्री से इस गंवई सदा आनंदमयी नारी के आचरण की तुलना करती तो उसकी बातों की कालीमा ही उसके मन को इस कदर काला शायद नहीं कर पाती। जदू उधर से लौटा। लौटकर उसने कहा, बाबूजी ने पूछा है, चाय का पानी उबल गया? किन बाबू ने? अचला मानो नींद से जागी। जदू ने जोर देकर कहा, जी अपने बाबूजी, वे लौट आए हैं। चाय का पानी तो कब का तैयार हो चुका है माँ जी। अच्छा, चलती हूँ। अचला रसोई की ओर बढ़ी। थोड़ी देर में चाय और नाश्ता नौकर के हाथ देकर वह बाहर गई। देखा महीम अंधेरे बरामदे में चहलकदमी कर रहा है और सुरेश कमरे में लालटेन के सामने ध्यान से अखबार पढ़ रहा है। किसी को किसी की मौजूदगी का पता ही नहीं। इस अत्यंत लज्जाकर संकोच ने जो इन दो आजीवन मित्रों के सहज शिष्टाचार की राह ही बंद कर दी है, उसके उपलक्ष्य की याद से अचला के कदम आप रुक गए। अचला को देखकर महीम ने थमकर खड़े होकर कहा, सुरेश को चाय देने में इतनी देर हो गई? अचला के मुंह से बात ही ना निकली। कुछ देर सिर झुकाए खड़ी रही, फिर धीरे धीरे अंदर आई। जदू चाय का सामान मेज पर रखकर बाहर चला गया। सुरेश ने अखबार से नजर हटाई। महीम कहाँ है? अभी लौटा नहीं, उसका कहना था और महीम अंदर आ गया। एक कुर्सी खींचकर बैठा। वह 10 मिनट से उसके कान के पास ही बरामदे में चहलकदमी कर रहा था। यह बताने का उसने प्रयोजन ही नहीं समझा। फिर सब चुपचाप। नजर झुकाए वे ही अचला ने 2 प्यालों में चाय बनाई। एक प्याला सुरेश को दे, दूसरा पति की ओर बढ़ाकर चुपचाप चली जा रही थी कि महीम की पुकार पर खड़ी हो गई। महीम ने कहा, जरा रुक जाओ, और झट से उठकर किवाड़ की चिटकनी चढ़ा दी। लम्हे में सुरेश को उसकी 6 नली पिस्तौल की याद आ गई। हाथ का प्याला डगमगा गया। छलक कर कुछ चाय नीचे गिर गई। मुर्दे की तरह अपना चेहरा फीका बनाकर उसने पूछा, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? उसकी आवाज़, उसकी सूरत और सवाल करने के ढंग से तुरंत अचला को भी वही शंका हुई और उसके सिर के बाल तक खड़े हो गए। उसने चीखने की भी शायद कोशिश की, मगर यह कोशिश कामयाब ना हुई। अचला का यह हाल देखकर महीम समझ गया। सुरेश की ओर ताककर बोला, कहीं नौकर ना आ जाए, इसलिए नहीं तो अपनी पिस्तौल जैसे सदा बक्से में बंद रहती है, आज भी बंद पड़ी है। तुम लोग इस कदर डर जाओगे, यह मालूम होता तो दरवाजा ही नहीं बंद करता। सुरेश ने चाय का प्याला रख दिया, मानो हंस रहा हो। उसका चेहरा बनाकर बोला, खूब डरने क्यों लगा? तुम मुझ पर गोली चलाओगे? जान का डर? कब देखा है तुमने मुझ में ऐसा? उसकी बेसिलसिलेवार कैफियत खत्म होने के पहले ही महीम ने कहा, तुम्हें डरते सच भी कभी नहीं देखा। जान की ममता तो तुम्हें कभी नहीं। यह जानता हूँ सुरेश, तुम्हारे अपने दुख से तुम्हारे पतन की चोट मेरे कलेजे में आज ज़्यादा लगी, जो तुम जैसे आदमी को भी इतना गिरा दे। ना सुरेश, कल तुम जरूर घर चले जाओ, किसी बहाने अब रुको मत। सुरेश फिर भी कुछ जवाब देना चाह रहा था, लेकिन इस बार उसके गले से आवाज़ ना निकली। वह गर्दन भी ना उठा सका। उसके अनजाने ही मानो गर्दन झुक गई। तुम अंदर जाओ अचला, कहकर दरवाज़ा खुलकर महीम अंधेरे में निकल गया। अब सुरेश ने सिर उठाया, जबरदस्ती हंसकर बोला, सुन लो जरा बात। जाने ऐसी कितनी बंदूक पिस्तौल खेलकर बुढ़ा हो गया, अब उसकी टूटी फूटी पिस्तौल के डर के मारे मैं मर गया। हंसी आती और सुरेश हंसने लगा। उसकी हंसी के साथ देने लायक अचला के सिवा कमरे में कोई न था। अचला लेकिन सिर झुकाए खड़ी थी। वैसे ही कुछ देर तक खड़ी रही, फिर बगल के दरवाजे से चुपचाप अंदर चली गई। घंटे भर बाद महीम अपने कमरे में आया। देखा कोई नहीं। बगल के कमरे में जाकर देखा, जमीन पर चटाई बिछाकर हाथ पर मुंह रखे अचला लेटी है। पति को अंदर आते देखकर वह उठ बैठी। पास ही एक खाली चौकी पड़ी थी, उस पर बैठकर महीम ने कहा, तो कल तुम्हारा मायके जाना तय है? अचला नीचे देखती रही, कुछ बोली नहीं। महीम ने थोड़ा इंतजार करके कहा, जिसे प्यार नहीं करती उसी की गृहस्थी संभालो। पति होकर भी मैं तुम पर इतना बड़ा जुल्म नहीं ढा सकता। मगर अचला फिर भी
पाषाण मूर्ति बनी बैठी रही। यह देख महिम कहने लगा, लेकिन तुमसे मुझे दूसरी शिकायत है। मेरा स्वभाव तो जानती हो, ब्याह के बाद से ही तो नहीं, बहुत पहले से जानती हो। सुख या दुख जो भी हो, अपने हक के सिवा तिल भर भी ऊपरी पाने की उम्मीद मैं नहीं रखता, मिलने पर भी नहीं लेता। मोहब्बत पर भी जबरदस्ती नहीं चल सकती अचला। मोहब्बत ना कर सको तो दुख की बात है, पर शर्म की बात नहीं। फिर क्यों नाहक इतने दिनों से कष्ट झेल रही थी? मुझे जताए बिना ही यह क्यों सोच लिया कि मैं तुम्हें रोके रखूँगा? वे तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाएंगे, तभी तुम्हारी जान बचेगी, और मुझे कहने से क्या कोई उपाय नहीं होता? तुम्हारी जान की कीमत क्या केवल वही समझते हैं? आंसू से स्पष्ट हुई आवाज़ को भरसक सहनीय और स्वाभाविक करती हुई अचला ने कहा, तुम भी तो प्यार नहीं करते। यह किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा कभी। अचला को गर्म होते देर न लगी, बोली, कहा ही क्या सर, कहना ही सब कुछ है। मुंह की बात ही केवल सच होती है, बाकी सब झूठ। गुस्से में मन के कष्ट से जो बात मुंह से निकल पड़ती है, उसी को सत्य मानकर तुम जबरदस्ती क्या चाहते हो? तुम्हारी तरह तोल तोल कर नहीं कह पाऊँ तो क्या ढकेल कर डुबो देना चाहिए? कहते कहते गला रूंध गया। महिम कुछ समझ ना सका, बोला, इसका मतलब? उमड़ती हुई रुलाई को दबाकर अचला बोली, यह न सोचो कि तुम्हारे जैसे सावधान आदमी भी झूठ को सदा छिपा कर रख सकते हैं। तुमसे भी तो कितनी भूल हो सकती है। इसका सबूत आज अपनी मेज पर जाकर देखो। सिर्फ हमसे ही? मेज पर? मेरी मेज पर क्या है? मुंह पर आंचल रखकर अचला चटाई पर औंधी लेट गई। उसका कोई जवाब ना पाकर महिम धीरे धीरे अपनी मेज देखने लगा। पढ़ने के कमरे में मेज पर कुछ किताबें पड़ी थी। 10 मिनट तक उलट पुलट नीचे बगल सब देखा है, पर पत्नी की शिकायत का मतलब ना निकाल सका। विमोड़ की भांति लौट चला कि सोने के कमरे में कदम रखते ही मृणाल की चिट्ठी पर नजर गई। उसे उठाकर उसने पढ़ा, और पढ़ते ही अंधेरे में जैसे बिजली कौंध जाती हो। महिम को पल भर में रास्ता सूझ गया। अचला का इशारा समझते देर न लगी। चिट्ठी को हाथ में लेकर महिम बिस्तर पर बैठ गया और सूनी निगाहों से बाहर अंधेरे की ओर ताकता रहा। मृणाल पहले दिन जैसे आई वैसे चली गई थी। सौत कहकर उसने अचला से जो जो हंसी मजाक किया, एक एक करके उसे सब याद आने लगा। गवई गांव के ऐसे मजाकों की जो इस स्त्री आदि नहीं हो, उसे हर रोज यह कैसा चुभता रहा होगा। वह खुद भी वैसे मजाकों में खुले जी से साथ न दे सका, बल्कि स्त्री के सामने लज्जित होकर बार बार रोकने की ही कोशिश की। उसकी वह लज्जा अगर इन शिक्षिता बुद्धिमती स्त्री के ख्याल में अपराधी की सही शर्म के रूप में जमती गई हो, तो आज उसकी बुनियाद को उखाड़कर कैसे फेंका जा सकता है। बाहर के अंधेरे में से ही बहुत सी सत्या निकलकर उसे दिखाई देने लग गई। दिन दिन अचला का हृदय कैसे हटता गया है। स्वामी संग कैसे दिन दिन विषाक्त बनता गया है। स्वामी की पनाह उसके लिए कैद कैसे बनती गई। सब कुछ मानो साफ देख पा रहा हो। इस दम घोटने वाली रुकावट से मुक्ति पाने के लिए वह जो आकुल कामना सुरेश के सामने उस समय उबल पड़ी थी, वह उसके अंतर मन से कौन सी गहराई से निकली थी, यह भी आज महिम के आंखों में अगोचर हो गई। अचला को वास्तव में उसने हृदय से प्यार किया था। इतने दिन इतने पास होते हुए भी उसी अचला के मन की पीड़ा से लापरवाह रहने को उसने बहुत बड़ा अपराध माना। मगर ऐसे तो अब एक पल भी नहीं चलने का। स्त्री के हृदय को फिर से पाने की संभावना है भी या नहीं, वह कितनी दूर हट गया है, आज इसका अंदाज कर सकना भी नामुमकिन है। लेकिन अनेक विरोधों से लड़कर भी एक दिन जिसको उसने पति कहकर अपनाया था, उसी से अपमान और लांछना उठाकर आज उसे लौट जाना पड़ रहा। इतनी बड़ी भूल से तो उसे आगाह कर ही देना है। महिम उठा, धीरे धीरे अचला के दरवाजे पर पहुंचा। किवाड़ बंद मिला। ठेल कर देखा, अंदर से बंद था। धीरे धीरे एक बार आवाज़ दी। जब कोई जवाब ना मिला तो नाहा कि उसकी शांति को भंग करने की इच्छा नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि एक मुश्किल इम्तिहान से बहरहाल छुटकारा मिल गया, इसलिए वह बच गया। महिम जाकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जिसके लिए बगल का स्थान सूना पड़ा रहा, वह दूसरे कमरे में जमीन पर भूखी पड़ी है, यह सोचकर उसकी आंखों नींद नहीं आई। उसे बुलाकर ले आना ठीक है या नहीं, यही आगा पीछा करते करते बहुत रात बीत जाने पर शायद कुछ देर के लिए उसकी आंख लग गई थी। एकाएक मुंदी पलकों पर तीखी रोशनी का अनुभव करके उसने आंखें खोली। सिरहाने के पास की खिड़की तथा छप्पर की फाकों से बेहिसाब धुएं और प्रकाश से कमरा भर गया था, और पास से ही एक ऐसी आवाज़ उठ रही थी जो कानों में प्रवेश करते ही सर्वांग को बेबस किए देती है। आग लगी है, आग लगी है, तो ठीक जान गया। फिर भी कुछ देर के लिए हाथ पाँव न हिला सका, लेकिन उसी क्षण के अंदर उसके दिमाग में सारी दुनिया घूम गई। उछलकर वह उठ खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। देखता क्या है, रसोई घर और जिस कमरे में अचला सो रही है, उसके बरामदे के एक कोने से आग की उठती लपटों ने ऊपर के जामुन के पेड़ को लाल कर दिया।
गांव में फूस के घर में आग लग जाए तो बुझाने की कल्पना भी पागलपन है। उसकी कोई कोशिश ही नहीं करता। मोहल्ले के लोग अपने असबाब और गाय गोरू को हटाने में लग जाते हैं और दूसरे टोले के लोग, औरत एक तरफ मर्द एक तरफ, खड़े होकर मौखिक हाय हाय करते हैं। कितना सामान जल रहा है, कैसे ये आफत आई, इसी की चर्चा करते हुए जब तक घर जलता रहता है खड़े रहते हैं। उसके बाद अपने अपने घर जाकर बाकी रात सोए रहते हैं और सवेरे लोटा लेकर मैदान जाते देख जाते हैं कि अगले दिन के लिए चर्चा को वही ख़त्म करके नहाने खाने चले जाते हैं। लेकिन किसी के घर की राख की डेरी दूसरे के रोजमर्रा की जिंदगी में कोई अड़चन नहीं डालती। महीम देहात का ही था, सब कुछ जानता था। उसने बेकार शोर मचाकर मोहल्ले के लोगों की नींद हराम नहीं की और ज़रूरत भी ना थी, क्योंकि उसके आम कटहल के बड़े बागीचे को लांग कर आग और किसी के घर को छुएगी, यह संभावना ना थी। बाहर की कतार के जिन कमरों में सुरेश तथा नौकर चाकर सोए थे, उन तक आग के फैलने में देर थी। देर ना थी अचला वाले कमरे में। उसने उसी के दरवाजे पर जोर से धक्का मारकर कहा, अचला। अचला जैसे जागी रही थी, इस ढंग से बोली, क्या है? दरवाज़ा खोलकर निकल आओ। नहीं, मैं मज़े में हूँ, देर ना करो अचला, आग लग गई है घर में। जवाब में अचला भीत कंठ से चीख उठी। उसके बाद चुप। महीम के फिर घबराकर पुकारने का जवाब भी ना दिया। महीम को इसी का डर था, क्योंकि घर में आग लगना क्या होता है उसकी कोई धारणा अचला को ना थी। महीम ने समझ लिया। अब तक वह आंखें मूंदे ही बात कर रही थी, लेकिन आंख खोलते ही जिस दृश्य ने उसको भी कुछ देर के लिए बेबस बना दिया, उसी बेहिसाब प्रकाश से भरे घर को देखकर अचला का होश जाता रहा। इस दुर्घटना के लिए महीम तैयार ही था। उसने किवाड़ के एक पल्ले को उठाया और सांकल खोलकर अंदर चला गया। मूर्छित पड़ी स्त्री को गोदी में उठाकर तुरंत बाहर निकल गया। अब घर के और लोगों को जगा देने के लिए वह नाम ले लेकर पुकारने लगा। सुरेश फीका हुआ चेहरा लिए बाहर निकल आया। जोदू और नौकर भी दौड़कर निकले। उसके बाद जोरों की एक आवाज़ से होश में आकर अचला ने दोनों बाहों से पति की गर्दन पकड़ ली और फफक कर रो पड़ी। सबको लेकर महीम जब बाहर की खुली जगह में जा खड़ा हुआ, तब बड़े कमरे में आग सुलग गई। उसे याद आया कि अचला के जेवर आदि जो भी कीमती सामान है सब उसी में है। अगर थोड़ी देर और हो जाएगी तो कुछ भी हाथ नहीं आने का। अचला होश में आ गई थी। वह जोर से पति का हाथ दबाकर बोली, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। बदला चुकाने का यही मौका तुम्हें मिला है। मैं तुम्हें उसके अंदर हरगिज़ नहीं जाने दे सकती। जलने दो, खाक हो जाए सब। बिना किए गए काम न चलेगा अचला, कहते हुए जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाकर वह दौड़ा। धुएं के पहाड़ में जा धंसा। जदू चीखता हुआ पीछे पीछे दौड़ा। सुरेश अब तक हक्का बक्का सा करीब ही खड़ा था। अचानक वह अपने आपे में आया। अचानक दौड़ने की कोशिश करते ही उसकी धोती का छोर थामकर अचला ने कठोर स्वर में कहा, आप कहाँ चले? सुरेश ने खींचतान करते हुए कहा, महीम जो गया, वे तो अपनी चीज बचाने गए हैं। आप कौन है? मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूंगी। अचला ने रूखे स्वर में बोला। उसके स्वर में स्नेह का नाम न था। यह मानो अनाधिकारी के उत्पात को फटकार से दबाया उसने। 2-3 मिनट के बाद ही महीम दोनों हाथों में 2 पेटियां और जदू माथे पर एक बहुत बड़ा बक्सा लेकर निकला। पेटी को अचला के पैरों के पास रखकर महीम ने कहा, गहने की पेटी को छोड़ना मत। हम लोग जरा कोशिश कर देखें अगर बाहर के कमरे से कुछ निकाल सके। अचला के मुख से एक शब्द न निकला। उसकी मुट्ठी में तब भी सुरेश की धोती का छोर था, वैसे ही रहा। महीम ने एक नज़र उधर देखा और जदू के साथ तुरंत ओझल हो गई।